हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड केम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग 2021 में जो 24 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था गाइस शिफ्ट 2 में, उसके हम लोग जो 100 क्वेश्चन थे टेक्निकल के, वो हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके आने वाले इस 2022 के लिए जो आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट मींस पेपर 1 जो होने वाला है एसएससी जेईई का, उसके लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या लेवल था, कौन से डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी सारी आइडिया आपको लग जाएंगी। ये हमारा शिफ्ट 2 है गाइस। इसका जो पहले का सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा शिफ्ट 1, दैट मीन जो 24 मार्च 2021 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, इसमें भी 100 क्वेश्चन थे। वो अभी हमने कुछ ही दिनों पहले हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड करके रखे। वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। डेफिनेटली जाके इसको वॉच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अभी भी रिसेंटली हमने हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर आपको एक बता दूं, अभी एक नया जो है हमारा जनरल नॉलेज का एक कोर्स जो है पेड कोर्स हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, पेड कोर्स ऐसा है कि आपको देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास में बेस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ऐसा एक टॉपिक है गाइस जो आपको एसएससी जेईई में भी काम में आने वाला है, मध्य प्रदेश की सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में भी काम में आने वाला है, और यूपीपीसीएल जेईई के एग्जामिनेशन में भी काम आने वाला है। अब होता क्या है कि जनरल एवरेज में आप जगह मान लो एसएससी जेईई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और इंटेलिजेंस के पूछे जाते हैं। तो क्या आपको इस 50 क्वेश्चन में जो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जनरल पॉलिटी हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया और स्टैटिक जीके, ये जो 4 मेजर टॉपिक है उसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और अगर आप इसमें से काफी अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। ये आपके लिए कॉमन है, एसएससी जेईई के लिए, मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए और यूपीपीसीएल जेईई के लिए। अब हमें आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि एमपी सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन 24 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हमने इसको 1 महीने का क्रैश कोर्स करके इस तरीके से क्लास का जो शेड्यूल है हमने उसको रिलीज कर दिया कि हर एक सेशन में आपको 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट आपको मिल जाएंगे। और आपका इसका लास्ट डेट रहने वाला है 20 सितंबर 2022 को। दैट मीन्स 1 महीने के अंदर हम लोग इस 500 क्वेश्चन का जो एक हमारा कोर्स है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसका जो वैलिडिटी रहने वाला है वो आपका 1 साल तक रहेगा। सारे ये जो हमारे सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन रहने वाले गाइस, ठीक है, लेकिन इसकी डेट ऑफ रिलीज है 21 सितंबर से, हमारा 21 अगस्त से हमारा ये शुरू होने वाला है। दैट मीन्स 1 दिनों के बाद ही हमारा ये कोर्स जो है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने रखा है गाइस अभी सिर्फ 125 रुपीज़ है आपके लिए। इसके जो गणेश चतुर्थी का जो स्पेशल ऑफर है, ठीक है, इस महीने में गणेश चतुर्थी होने के कारण हमने इसके लिए फ्लैट 50% का हमने कूपन कोड लगा के रखा है। कूपन कोड कौन सा है? बाप्पा 50। ये आप कूपन कोड लगाएगा, आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स को ज्वाइन करते। तो कंप्लीट 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप इसमें से यूपीपीसीएल के लिए भी अगर तैयारी करोगे तो उसके लिए भी काम में आने वाला है, मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए, एमपी सब इंजीनियर के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए भी काम में आता है, और एसएससी जेईई के लिए तो ये काफी मस्ट है ये कोर्स को ज्वाइन करना। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको ई बुक मेंशन किया था, ठीक है, एक जनरल अवेयरनेस का, उसी तरीके से बेस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आप नॉन टेक्निकल के सेक्शन में भी इक्वली अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस रहते हैं स्टैटिक जीके के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ठीक है, और हमारे पास में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके सारे क्वेश्चन इसमें हमारे कवर अप हो जाएंगे। बेस्ट 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। इसका जो बैच हमारे जो स्टार्ट होने वाले सेशंस की जो डेट है 21 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपका जो कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स 20 सितंबर को लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो हमने जो अभी रिसेंटली आपको जो अपडेट दी है वो आपको समझ में आएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके आने वाले तीनों भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नया जब भी रिसेंटली हमारा एक लॉन्च किया गया, ठीक है, उसका काफी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, उसके नॉमिनल 125 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड डेफिनेटली लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे कोचिफाई को। अगर आपको इलेक्ट्रिकल का, यूपीपीसीएल का भी अगर आपको सुपर एमसीक्यू कोर्स चाहिए होगा तो वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल के जो हमारे दोनों भी एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्टेड रहना होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्किट एट अ नोड 2 currents I1 and I2 are entering in the node and the 3 currents I3, I4 and I5 respectively are leaving the node. If Kirchhoff's current law is applied at the node, the करेक्ट इक्वेशन विल बी व्हाट? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। अगर आपको केसीएल पता होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ पता होगा, तो आपको ये चीज पता होगी कि जितने भी एक नोड पे, जैसे हमारे पास में एग्जांपल में क्या पता है कि I1 और I2 जो है एक नोड है, मान लो ये हमने नोड कंसिडर कर लिया A, ठीक है, यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है I1 और ये हो गया हमारा करंट I2। ये एंटर कर रहा है इस नोड को और इसमें से करंट कितने लीव कर रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये मान लो यहाँ पे थर्ड आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा I3
I4 एंड ये हो गया हमारा I5। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, I1 प्लस I2, ठीक है, इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। सिंपल है, ठीक है। दैट मीन्स सम ऑफ द नोड एंटरिंग द नोड, ठीक है, सम ऑफ द करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट लीविंग दैट नोड, ओके। या फिर अगर इन तीनों का एडिशन करते तो हमारे 0 आती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 विल बी इक्वल्स टू 0। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिंपल सा है, केसीएल लॉ पे डिपेंडेंट था। काफी बेसिक सा क्वेश्चन इन्होंने एसएससी जेईई में पूछा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस बिटवीन टू मटेरियल्स इफ ऑफ अ डिफरेंट परमेबिलिटीज इन अ मैग्नेटिक सर्किट। हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कंसिडर करना हमें दो स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन बिटवीन टू मटेरियल ऑफ अ डिफरेंट परमेबिलिटीज, ओके, इन अ मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे बोला गया स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और हमें ये जो स्टेटमेंट बताए गए ये सही है या फिर गलत है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी इज ए कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। बोला क्या गया, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इज ए कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। ये भी स्टेटमेंट हमारा दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिफ्लेक्शन आपको ये पता होना चाहिए। ये हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग बिटवीन, जो हमारे पास रिलेशनशिप होती है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डेंसिटी के बीच में, ठीक है, ठीक है, एट द बाउंड्री। उसी को हम लोग कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो दोनों भी जो स्टेटमेंट्स बताए गए ये दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर बोथ ट्रू, ओके। इसके लिए आपको क्वेश्चन जो है उसका वो मैग्नेटिक सर्किट्स का अच्छी तरीके से डिटेल में आपको पढ़ाई करनी होंगे गाइस, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इसमें से कौन सी कंडीशन जो है, टाइप ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग हम लोग कंसिडर नहीं करते, नॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर वो नहीं आता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन कौन से, इंफ्रारेड हीटिंग जो है वो भी हमारे पास में हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आते हैं, इंडक्शन हीटिंग ये भी हो गया हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ये तीनों भी है, ये कंसिडर की जाती है एज अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। और हमारे पास में नॉट बोला गया तो आर्क हीटिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ओके। तो ये कौन सी है, ये भी हमारा ऑप्शन पता होना चाहिए। ये आर्क हीटिंग जो है ये हमारी पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होती है, ये हमारी पावर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, सेमीकंडक्टर्स हैव अ डैश कंडक्शन बैंड एंड अ डैश वैलेंस बैंड, ठीक है। सिंपल है गाइस, सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होने वाला ऐसा मटेरियल, ठीक है। जो कंडक्टर क्या करता है, इजीली फ्लो का करंट कराता है, और इंसुलेटर क्या करता है, उस करंट को फ्लो करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिसके वैलेंस बैंड में हमारे पास 4 एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन में कितना फील्ड होता है और वैलेंस बैंड कितना फील्ड होता है। ध्यान में रखना होगा, सेमीकंडक्टर हैव अ ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड एंड ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है और उसका जो वैलेंस बैंड है वो ऑलमोस्ट फिल्ड रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका रेजिस्टिविटी कौन से, इसका जो रेजिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का वो कौन से वैल्यूज के बीच में लाई करता है, कौन से दो वैल्यूज के बीच में रेंज करता है, वो होता है 10⁻⁻5 से लेके हमारे पास में 10⁻6 ओम मीटर्स में बीच में इसका रेजिस्टिविटी रहता है। और इसका कंडक्टिविटी कितना रहेगा, सिमिलरली उसका जो है मो पर मीटर रहेगा, ठीक है। ओम मीटर्स हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, और सिंपली इसका इन्वर्ट क्या रहेगा, मो पर मीटर, ठीक है। ये हो जाता है हमारा कंडक्टिविटी, ओके। और सबसे मेन बात ये क्या होती है कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो कौन सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ठीक है, कौन सा वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो ध्यान में रखना होगा, ये हमारा एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है गाइस, ठीक है। सेमीकंडक्टर हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, और हमारा टेम्परेचर अगर कम होता है तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वाइस वर्सा ये होता है हमारे पास में नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स हमारे रह सकते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, उसके वैलेंस बैंड भी आपको पता होना जरूरी है, ओके। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी,
देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज कंप्यूटेड एज, ठीक है, जहां पे हमारे पास में एस क्या बोला गया है, सेंडिंग एंड है, और आर मतलब रिसीविंग एंड, एनएल मतलब हमने यहाँ पे जो मेंशन करके रखा है नो लोड है, एफएल मतलब फुल लोड। सिंपल है, हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास में रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, एट नो लोड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर एट फुल लोड डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या आता है रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय हम लोग उसको 100 करते हैं। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वी आर अपॉन वी आर नो लोड अपॉन वी आर माइनस वी आर फुल लोड अपॉन वी आर, ठीक है, फुल लोड। तो ये होता है हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, a 4-pole lap wound DC machine has a 462 conductors in their armature. The average flux per pole is 0.02 Webers. Determine the induced armature voltage when the armature rotates at 1000 RPM. सिंपल बोला गया है, हमारे पास में एक डीसी मशीन है जिसमें हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स कितने गिवन है, पोल्स का वैल्यू बताया गया 4 है, लैप वाउंड डीसी मशीन है, ठीक है। लैप में आपको पता होगा A इज इक्वल टू P होता है, मतलब क्या मैंने आपको बताया था शॉर्ट टेक्निक, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो ठीक है, तो A का भी वैल्यू हमारे पास में 4 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स का भी वैल्यू 4 है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स का वैल्यू हमारे पास में कितना है गाइस, 462 है, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, ठीक है, 462 से, ठीक है। एवरेज फ्लक्स पर पोल कितना है, फाई का वैल्यू भी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 0.02, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज। हम लोग इसके लिए काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लगाते, EB इज इक्वल टू 5PZN अपॉन 60A। आई चेंज द कलर सो दैट आप इसको कंफ्यूज ना कर सको, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, फिर हमारा फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, फाई का वैल्यू कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय P, नंबर ऑफ पोल कितने हमारे पास में 4, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं 462, ठीक है। N का वैल्यू कितना है 1000 RPM, ये ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखा था, डिवाइड बाय 60 इंटू A। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, A का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अगर आप ये P और A नहीं भी लिखते तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे उसमें इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है। तो इसका इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज अगर आप कैलकुलेट करते हो इस कंप्लीट इक्वेशन को, तो हमारे पास में वैल्यू आएगा 154 वोल्ट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, बैक EMF के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, which of the following devices is used in a voltage regulator and voltage limiter as a fixed reference voltage in the network? इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा डिवाइस है यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज लिमिटर एज अ फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज इन अ नेटवर्क। तो वो है हमारा प्रश्न जीनर डायोड गाइस, ठीक है। जीनर डायोड का आपको सिंबल पता होना चाहिए, इस तरीके से हमारा सर्किट्स का सिंबल होता है, ठीक है। और हमारा नेगेटिव रीजन में, जीनर ब्रेकडाउन रीजन में हमारा ऑपरेट करता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये हमारा ब्रेकओवर वोल्टेज होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में V जो रेफरेंस वोल्टेज रहता है वो वोल्टेज रहता है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास में करंट रहता है, ठीक है। तो ये जो जीनर रीजन रहता है उसके अंदर ये ऑपरेट करता है गाइस, ठीक है। और हम लोग ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर करके भी इसको यूज कर सकते हैं जीनर डायोड को, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलरली यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैरेक्टर डायोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पिन डायोड पता होना चाहिए, और आपको टनल डायोड भी पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, consider an element represented by the relationship between current I and the voltage V of t as equals to V of t is equals to I square t. This device is classified as, ठीक है। इस डिवाइस को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, सिंपल है, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट। नॉन लीनियर क्योंकि I स्क्वायर है तो हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। अब टाइम इनवेरिएंट है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे पता कर पाएंगे, अगर मान लो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में V और ये हो गया हमारे पास करंट। ये जो हमारा एक एलिमेंट, कोई भी अगर हमारा एलिमेंट है वो टाइम वेरिएंट है, कैसे कर पाएंगे, अगर उसका V/VI जो ग्राफ है, ठीक है, वो वेरी कर रहा होगा। T मान लो हमारे पास में एक T1 है, ये ग्राफ वेरी कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो हम उसको कहेंगे टाइम वेरिएंट। लेकिन टाइम इनवेरिएंट किसको कहेंगे, ठीक है। अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे हमारा आएगा वोल्टेज, ये होगा हमारा करंट, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हमारा नॉन लीनियर है, ठीक है। ये हमारा एक नॉन लीनियर, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये हमारा टाइम इनवेरिएंट है क्योंकि ये जो हमारा सर्किट है ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपेसिटर्स कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट वोल्टेज लेवल, ठीक है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे बोला गया कि कौन से कैपेसिटर हाईएस्ट विथस्टैंड, दैट मीन्स कौन सा जो कैपेसिटर है हमारा हाईएस्ट वोल्टेज लेवल को विथस्टैंड कर सकते, सहन कर सकते। रप्चरिंग कैपेसिटी इसका काफ़ी हाईएस्ट है, दैट मीन्स उसका विथस्टैंड वोल्टेज जो है हाई है, ठीक है। तो वो है हमारे पास में पेपर कैपेसिटर गाइस। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ठीक है। एक तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में ये पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, दूसरा हमारे पास में हाई करंट एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो पेपर कैपेसिटर है इट हैज़ अ हाई वोल्टेज विथस्टैंड कैपेसिटी, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज द वोल्टमीटर रिस्पॉन्डेड विद अ 0.18 वोल्ट चेंज when the input was varied by 0.2 volt. Find the sensitivity of the instrument. हमें sensitivity पता करनी है गाइज। sensitivity हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो निकालते हैं हमारा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है हमारे पास में 0.8 और हमारे पास में इनपुट चेंज कितना करें हम लोग 0.2, इसका जो वैल्यू आता है 0.9, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सेंसिटिविटी को यूनिट होता है कि नहीं, या फिर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, ओके। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर दैट यूजेस द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर्स टू सेंस द डैश प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑन द वायर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक हमारा स्ट्रेन गेज जो है कि एग्जांपल है पैसिव ट्रांसड्यूसर का, जो यूज करता है वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर्स टू सेंस द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ वायर, ठीक है। स्ट्रेन गेज इसका हम लोग इसका बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है। सेम आपको पूछा गया स्ट्रेन गेज के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी और वहीं पे उन्होंने ब्लैंक स्पेस दे के आपको क्वेश्चन के फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन को कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। सिंपल है, ये होता है हमारे पास में पैसिव ट्रांसड्यूसर, ओके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं। अगर हम लोग एक्टिव की बात करने जाए तो हमारे पास ध्यान में रखिएगा, हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, थर्मोकपल हो गया, फोटोवोल्टिक, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, हमारे पास थर्मोकपल आता है, ठीक है। उसके बाद में फोटोवोल्टिक आता है, ठीक है, पीवी आता है उसमें। तो ये होता है हमारे पास में एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अगर हम पैसिव की बात करें तो उसमें आता है एलवीडीटी हो गया, हमारे पास में स्ट्रेन गेज हो गया, आरवीडीटी, इस तरीके से हमारे पास में पैसिव ट्रांसड्यूसर भी आते हैं, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स हैज अ हाई पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी अंडर रनिंग कंडीशन। इसमें से कौन सी मशीन का पावर फैक्टर हाई है और एफिशिएंसी भी हाई है, उसकी रनिंग कंडीशन की बात कर रही है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास में 2 वैल्यू कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। 2 वैल्यू कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर भी हाई होता है और उसका रनिंग कंडीशन के अंदर भी उसका एफिशिएंसी भी हाई होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 कैपेसिटर हम लोग उसके उस मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि सिंगल वैल्यू कैपेसिटर भी रहता है, ठीक है, जो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, आफ्टर अचीविंग अ सर्टन स्पीड। लेकिन 2 वैल्यू कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो प्रॉपर्टीज हमें कहते हैं कि एक हमारे हाई पावर फैक्टर और हाई एफिशिएंसी का मोटर है अंडर रनिंग कंडीशंस, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में। एन एनालॉग मीटर नेवर हैज़ अ डैश, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एनालॉग मीटर में क्या नहीं रह सकता इसमें से, ठीक है। नेवर हैज़ बोला गया है, कभी इसमें रह नहीं सकता, ठीक है। ये कंपोनेंट इसमें हमारे पास में रिस्टैंडिंग स्प्रिंग है, पॉइंटर, स्केल, एडीसी एंड डीएसी। आप देख सकते हो हमारे पास में 2 तरीके के मीटर्स रहते हैं, एक तो एनालॉग हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास में डिजिटल, ठीक है। डिजिटल मीटर में एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास में एनालॉग मीटर में रिस्ट्रिंग स्प्रिंग, पॉइंटर और स्केल के अलावा एडीसी और डीएसी अवेलेबल नहीं रहता। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, बेसिक चीज़ें होती है। एनालॉग डिजिटल मीटर आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। एनालॉग मीटर में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं और डिजिटल मीटर में क्या क्या चीज़ें रहती है करके, सिंपल है, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। इन अ स्टीम पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल ड्रॉट, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट के अंदर इसमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल ड्रॉट नहीं है, ठीक है। ठीक है, ड्रॉट जो है हमारे पास में 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आता है हमारे पास में नेचुरल हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में भी अलग अलग टाइप्स आते गए, जैसे कि हमारे पास में स्टीम जेट हो गया, मैकेनिकल में हमारे पास में इंड्यूस्ड आते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, या फिर फोर्स्ड फैन आते हैं। स्टीम में हमारे पास में इंड्यूस्ड और फोर्स्ड अलग अलग टाइप्स रह सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल का एक टाइप नहीं है, सब हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो जो चिमनी ड्रॉट रहता है, ठीक है, चिमनी ड्रॉट, ये कौन सा, इसी को हम लोग जो उसका अल्टरनेटिव नाम है गाइस, वो हम लोग उसको नेचुरली कहते हैं, ठीक है। चिमनी डॉट दैट मीन्स ये नेचुरल डॉट हम लोग उसको कहते हैं। बाकी हमारे पास इंड्यूस्ड, फोर्स और बैलेंस डॉट ये हमारे पास में आर्टिफिशियल डॉट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन इन्होंने पूछा था,
देखते भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, बिफोर एन अल्टरनेटर कैन बी कनेक्टेड टू अ इनफाइनाइट बस विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द सेम फॉर द अल्टरनेटर एंड द इनफाइनाइट बस। ठीक है, बिफोर एन अल्टरनेटर कैन बी कनेक्टेड टू अ इनफाइनाइट बस। ठीक है, एक अल्टरनेटर को हमारे पास में एक बस है, ठीक है, उसको कनेक्ट करने से पहले, ठीक है, हमारे पास कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया। इट मस्ट बी द सेम फॉर अल्टरनेटर एंड द इनफाइनाइट बस। ठीक है, इस इनफाइनाइट बस का और अल्टरनेटर का क्या सेम होना चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस और उसका जो फेज डिफरेंस है बिटवीन अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस का, ठीक है, वो हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए और उसका जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द अल्टरनेटर एंड इनफाइनाइट वोल्टेज, इट शुड बी जीरो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, three resistance 150, 200 and 600 ohms are connected in a parallel. Find the effective resistance of a parallel combination. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन रेजिस्टेंस है जो है हमारे पास में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास बताया गया है 150 का है, एक 200 का है और दूसरा हमारे पास है 600। इसका इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट किस तरीके से निकाल पाएंगे, इन दोनों का निकाल लेते हैं, देन हम लोग उसके 150 के साथ निकाल पाएंगे। काफ़ी सिंपल है गाइस। ठीक है, 600 इंटू 200 अपॉन 600 प्लस 200 विल बी 800। ठीक है, यह जगह ये जगह 1 जा, यह जगह 4 जा और यहाँ पे आता है हमारे पास 150। अब देखिए सिंपल है, जब भी मैंने आपको बताया था, अब ये 150 रेजिस्टेंस जो है 150 के साथ पैरेलल है, तो सीधा हम लोग हाफ करा देंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक टेक्निक बताई थी, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो हमारे पास में पैरेलल में कनेक्टेड है और उसका जो रेजिस्टेंस है ये हमारा सेम है, ठीक है, सिमिलर, ऐसे n नंबर ऑफ कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, n इंटू आर अपॉन जो जितना भी हमारे पास में नंबर रेजिस्टेंस का जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में मत जाइएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास में 150 ओम्स का कनेक्टेड था ये और दूसरा 150 का, ठीक है, ये था 150 और ये था 150। इसका इक्विवेलेंट निकालते हो आप सिंगल रेजिस्टेंस, तो आता है इसका वैल्यू 75। आप करके भी देख सकते हो। अगर सिमिलरली यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता था 150 का, तो इसको हम लोग सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर देते और हमारे पास इसका आंसर आ जाता था 50 ओम्स का। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन द डैश। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है सिंगल फेज मोटर की, वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, वो स्टेटर पे प्लेस किए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन अ स्टेटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या वो रोटर में प्लेस की जाती है, स्टेटर में, आर्मेचर में या फिर फील्ड में। काफ़ी कबार स्टूडेंट्स फील्ड भी ये जो आंसर है वो मार्क करके आएंगे। सिंपल बोला गया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो रहती है सिंगल फेज मोटर की हमारे स्टेटर के अंदर प्लेस की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फील्ड आप गलत मार्क करके आ सकते हो, तो ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एसी सिग्नल विद फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज से नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसीज रहती है एसी सिग्नल्स को मेजर करने के लिए कौन सा एक सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बोला गया है इन चारों ऑप्शन में से, तो वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ मीटर जो रहता है वो काफ़ी एक्यूरेट है। ठीक है, इसका जो एक्यूरेसी रहता है ये हमारा अप टू 200 हर्ट्ज तक है और ये काफ़ी प्रिसाइज है और इसका पावर कंजम्पशन जो है, ठीक है, वो भी काफ़ी लो है गाइस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2 वाटमीटर A and B gives a reading 500 watt and 1000 watts respectively during a power measurement of a 3-phase 3-wire system. Calculate the total power of the circuit. सिंपल है, मैंने आपको बताया था जो टोटल पावर रहेगा इनकी सम रहेगी सारे वाटमीटर की। ठीक है, अगर हमारे पास में 3 फेज का पावर मेजरमेंट करना है तो हम लोग 2 वाटमीटर मेथड लगा के भी हम लोग इसका पावर मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इनकी दोनों की एडिशन क्या रहेगी, 500 वाट प्लस 1000 वाट विच इज 1500 वाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इसमें से कौन सा एक एलिमेंट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। स्पिलवे, बॉल मिल, चिमनी, इकोनोमाइजर। देखिए आपको पता ही होना चाहिए, इकोनोमाइजर हम लोग थर्मल पावर स्टेशन के अंदर यूज़ करते हैं, सेम चिमनी भी हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। बॉल मिल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्पिलवेज जो है ये हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक कॉम्पोनेंट है गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पिलवे का काम कब आता है, जब ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे हमारे जो रिवर है, ठीक है, वो उसके वाटर फ्लो का जो कैपेसिटी रहता है उसके एक्सिस भी वो स्टोरेज कैपेसिटी के एक्सिस वो फ्लो होना शुरू हो जाते, तब हम लोग स्पिलवेज को एक्टिवेट कर देते, वहाँ से हम लोग जो पानी है वो निकाल लेते एक्स्ट्रा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरेका इज अ कमर्शियल नेम ऑफ हीटिंग एलिमेंट हुज कंपोजिशन इज व्हाट। ठीक है, देखिए
मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका होगा सर, सेम क्वेश्चन हमारा जो हमने पढ़ाई दिया आपको उसी में से रिपीट हो चुका है, ठीक है। लाइक यूरेका जो है वो कॉन्स्टेंटाइन का नाम है, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन का नाम है, और उसका मैंने आपको कंपोजिशन भी बताया था, उसके अंदर की 55% जो है हमारे पास कॉपर रहता है और 45% निकेल रहता है, और एक काफ़ी एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट भी हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। यूरेका का नाम ही जो हम लोग कहेंगे उसको हम लोग कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं, और उसका जो कंपोजिशन रहता है उसमें 55% जो कॉपर रहता है और 45% निकल रहता है, सिंपल है। और उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 1300 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ओके, सिंपल है। और इसका रेजिस्टिविटी अगर आपको पूछा गया तो अराउंड आता है 480 490 के, ठीक है, 480 490 माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स, नॉट पर माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स के रेंज में आता है इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है, यूरेका। और ये काफ़ी एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट करके भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टेंटाइन, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ स्टीम पावर स्टेशन। मैक्सिमम डिमांड हमारे पास में, लोड फैक्टर, कोल कंजम्पशन है, बॉयलर एफिशिएंसी है, टर्बाइन एफिशिएंसी है, प्राइस पर कोल है। तो हमें क्या पूछा गया, फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द स्टेशन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, सीधा सीधा ये सबको सारे वैल्यूज कंफ्यूज कराने के लिए दी गई है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोला गया, टर्बाइन की एफिशिएंसी बताएगी, ठीक है। आपको एक पता होना चाहिए कि जो हमारा थर्मल एफिशिएंसी रहता है, ठीक है, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी रहता है वो किसका मल्टीप्लिकेशन रहता है, बॉयलर एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय हमारा टर्बाइन एफिशिएंसी, सिंपल है। अब देखिए बॉयलर एफिशिएंसी कितना है हमारे पास, बॉयलर एफिशिएंसी हमारे पास में 85%, ठीक है, 0.85 मल्टीप्लाइड बाय टर्बाइन एफिशिएंसी 0.9, तो ये आ जाता है हमारे पास में थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। 0.9 इंटू 0.85 हमारे पास जो आंसर आएगा 0.765, ठीक है। अगर हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परसेंटेज में इसका वैल्यू बनेगा जो रहेगा 76.5%। अब आप मुझे बताइएगा, क्या आपको इस मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, कोल कंजम्पशन की और प्राइस ऑफ कोल की वैल्यूज पता हो कि भी उसको जरूरत गिरी क्या नहीं गिरी। इसलिए आपको क्वेश्चन देख के उसको पूरी जजमेंट नहीं होना करना है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है या फिर हमें डिफिकल्टी फेस हो सकती है करके, तो ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और हमें देखना है सबसे पहले तो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ओके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट क्वेश्चन था, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते। इन डैश इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। काफी सिंपल है गाइस, मैंने आपको उसी दिन बताया था, ठीक है। अगर आपने हमारा यूपीपीएससी जेईई वाला जो सुपर एमसीक्यू कोर्स है गाइस, ठीक है, सुपर एमसीक्यू कोर्स उसको ज्वाइन करके रखा होगा, तो हमने सबसे स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने ये एंड में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालॉजी के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा रिलेक्टिविटी रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का जो रिलेक्टिविटी ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो हमारे फ्लक्सेस फ्लो होते हैं, ठीक है, हमारे स्कोर्स, मान लो एक हमने एक वाइंडिंग लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्सेस फ्लो हो रहे हैं इसको जो अपोज करने का काम करता है उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिलेक्टिविटी, ठीक है। जैसे एक मान लो रेजिस्टेंस के द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी आती है कि जो करंट को फ्लो करने के लिए उसका अपोज करता है, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर भी हमारे इस फ्लक्सेस को, ठीक है, ये जो फ्लक्सेस रहते हैं उसको फ्लो होने के लिए जो अपोजिशन मिलता है, दैट मीन्स जो रिलेक्टेंस ऑफर होता है उसको, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिलेक्टिविटी। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए करंट का एनालॉगस रहता है फ्लक्स, ईएमएफ का रहता है एमएमएफ, कंडक्टेंस का परमियंस, ठीक है, जैसे हमने देखा भी कि रेजिस्टिविटी का रिलेक्टिविटी, ठीक है, करंट डेंसिटी का फ्लक्स डेंसिटी, ये रहती है हमारे पास एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। A 220 volt 50 hertz 6 pole single phase induction motor runs with a 3% slip. Determine the rotor speed. हमें क्या पूछा गया है, रोटर स्पीड कितना है, ठीक है, सिंपल है, ओके। हमारे पास में स्लिप का भी वैल्यू बताया गया है 3% का, तो हमें रोटर स्पीड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एनएस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी, ठीक है। नंबर ऑफ पोल कितने हैं हमारे पास में 6, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 50। हमेशा ध्यान में रखना है ओन कॉन्फिडेंस में आके नंबर ऑफ पोल्स 4 और नंबर ऑफ दैट मीन जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 50 हर्ट्ज, हम लोग ऐसे जानबूझ के कभी कभार गलती से कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना होगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है और नंबर ऑफ पोल्स कितने गिवन है। हमें आदत सी रहती है कि 4 पोल और 50 हर्ट्ज की मशीनें करके, लेकिन होता क्या एग्जामिनेशन में काफी बार 60 हर्ट्ज आता जाता है और 6 पोल या फिर मल्टीपल पोल्स का भी वैल्यूज आपको दिया जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा 20 इंटू 50 विल बी 1000 आरपीएम। अभी मैंने आपको बताया था कि 3% स्लिप है, दैट मीन्स जो हमारे पास रोटर स्पीड है वो 3% से ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अब 1% कितना होता है 1000 का, ये होता है हमारे पास में 10, ठीक है, तो 3% कितना हो जाएगा 30%,
30 आरपीएम, तो इसमें से अगर हम लोग 30 आरपीएम माइनस करते तो 970 आरपीएम इसका वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है। कोई इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब फॉर्मूला भी आप अगर याद रखते तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NR, ये सारे वैल्यूज आपको ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल नहीं। इसको आपको सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बिना पेन पेपर सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। बिना पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने देख लिया 120, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने, फ्रीक्वेंसी कितने 120F 50 और नंबर ऑफ पोल्स कितने 6, ये आ जाएगा हमारे पास 20 to 50 1000। एक बार हमें पास सिंक्रोनस स्पीड पता करेगी 1000, 3% ड्रॉप निकालना है, ठीक है। 10% होता है हमारा, 1% होता है हमारे पास में 10 आरपीएम, 3% हो जाएगा हमारे पास 30 आरपीएम, इसमें 30 माइनस कर दो 970 आरपीएम। इसका आंसर मार्क करके आगे मूव ऑन हो सकते हैं। 40 सेकंड के अंदर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए आपको, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे। इन एन एलिमेंट फ्रॉम अ t is equals to 0 seconds to t is equals to 5 seconds, 12 कूलम ऑफ चार्ज इज एंटर्ड, फाइंड द फ्लो ऑफ करंट इन दैट एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट है जहाँ से टाइमिंग बताया गया हमारे पास 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड्स के बीच में 12 कूलम ऑफ चार्ज जो है एंटर करता है, तो हमें कितना फ्लो ऑफ करंट उसमें हो रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ओके, काफ़ी सिंपल है गाइस, ठीक है। तो करंट जो हम लोग आई को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रहता है हमारे पास, चेंज इन चार्ज अपॉन, ठीक है, dq अपॉन dt, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, राइट। तो हम लोग इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। डेल क्यू का वैल्यू हमारे पास में 12 कूलम, ठीक है, और डेल टी, तो चेंजेस टाइम कितना है हमारे पास में 5 माइनस 0 विच इज़ 5, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 2.4 एम्पियर, इसमें से करंट फ्लो होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। which type of motor could provide the given speed torque characteristics। और ये मैंने आपको काफ़ी बार इंसिस्ट भी किया है कि आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो उस मोटर की, तो आपको उसका रिवर्स इंजीनियरिंग लगाना है कि आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती तो आप ये कौन से मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या ये आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं करके। अगर ये आपको आ जाते तो मान लो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। अब उसी तरीके से आजकल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है इस इमेज में, ठीक है। तो ये हमें पता करनी है कौन सी इसके, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट्स। इस आपके हिंट से भी आप उसको मार्क निकाल सकते हो, ठीक है। इस हिंट से भी आप इसके क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। अब मुझे बताओ, परमानेंटली कनेक्टेड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो सकता है कि इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो एक सर्टन स्पीड अचीव होने के बाद जो हमारा स्विच जो डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है, हमारा कैपेसिटर डिस्कनेक्ट होता है हमारा, वो कहाँ से होता है, वो हमारे पास जब हमारे पास में कैपेसिटर रन मोटर रहता है तभी होता है, ठीक है। शेडेड पोल में रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। और सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर के भी ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते। अब सिंपली आप इसको देख के भी आप इसका आंसर ऑप्शन ए मार्क करके आप मूव ऑन हो सकते थे, ठीक है। आपको बाकी इसमें डिटेल में जाने की भी इसमें जरूरत नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आती है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में आती है, और यहाँ पे हमारे पास में दैट मीन्स दोनों भी कैपेसिटर के साथ आती है। और ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, ये कैपेसिटर, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ये मेन वाइंडिंग के थ्रू आता है, ठीक है। क्या आता है? मेन प्लस ऑक्सिलरी, और ये आता है सिर्फ मेन वाइंडिंग के द्वारा, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। और ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता होना चाहिए 3 कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। एक तो रहता है हमारे पास में कॉमन बेस, दूसरा रहता है हमारे पास में कॉमन कलेक्टर, और तीसरा रहता है हमारे पास में कॉमन इमीटर। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है, ठीक है। इसमें और उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कॉमन बेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम लोग किस डिफाइन करते हैं? अल्फा, जो किसके बीच का रेशियो रहता है? IC अपॉन IE, ठीक है, IC अपॉन I। तो हमें यही फैक्टर का वैल्यू हमें पता करना है। लेकिन अब उसके लिए हमें सबसे पहले तो IC का वैल्यू पता करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में I और IB का वैल्यू बताया गया है, ओके। तो IE का, ठीक है, IC का वैल्यू कितना रहता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वो हो जाएगा हमारे पास में I माइनस IB, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है? I इक्वल्स टू क्या होता है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो हम लोग कलेक्टर करंट निकाल पाएंगे, ठीक है। जो हमारा आई में से अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 - 2 मत कर देना है, यहाँ पे मिली एम्पियर है और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है, गलत हो जाते हैं। यही हमारे पास में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिली एम्पियर का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। दैट मीन्स 2 × 10⁻³ माइनस हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है, 20 × 10⁻⁶, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है ये आएगा हमारे पास 1.98 मिली एम्पियर,
ठीक है। 1.98 मिली एम्पियर हमारा जो वैल्यू आता है, ये किसका आता है, ये आता है हमारे पास में कलेक्टर करंट का, ठीक है, 1.98। और हमारे पास में इमीटर करंट ऑलरेडी मिली एम्पियर में बताया गया है, ठीक है, 2 मिली एम्पियर, ठीक है, 2 × 10⁻³ ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं हमें। अब आप इससे देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, 2/1.98, ठीक है, ये मिली एम्पियर है, हालांकि मिली एम्पियर है, सिंपल मिली एम्पियर है। तो इससे आप 0.95, 0.98, ठीक है, 0.9 कौन सा आंसर को मार्क करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो 2 का जो एक सिंगल परसेंट होता है वो 1% का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो 0.98 आएगा, कि तो हालांकि इसमें 0.98 भी आंसर नहीं आ सकता, 0.95 भी नहीं आ सकता, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, अगर आपका थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको डायरेक्टली इसका बिना इसको डिवाइड करे बगैर भी आप इसका आंसर जो है एक्यूरेटली निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो 290 198 को ही आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो 2 से 99 इसका वैल्यू आ जाता है, सिंपल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ पे रखना रहता है एग्जामिनेशन में, ये मिली और माइक्रो एम्पियर के टाइम पे आपको जो गलतियाँ है वो आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे 0.09 भी 99 भी ऐसा रह सकता है, और काफ़ी कबार हमारे पास में 9.9 इस तरीके से कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन रहता है, हालांकि 9.9 नहीं रह सकता यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन एन अल्टरनेटर एट ए लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर फंक्शन डैश द रोटर फ्लक्स। अल्टरनेटर के अंदर लीडिंग पावर फैक्टर के वक्त आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, इफेक्ट करता है या नहीं करता है, अपोज करता है, डिस्टॉर्ट करता है या फिर ऐड करता है। ऐड करता है मतलब मदद करना है, ठीक है, एडिशन करना है उसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा लीडिंग पावर फैक्टर के वक्त अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर फ्लक्स है वो ऐड करता है रोटर फ्लक्स को, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल आपको बताया था गाइस, ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन रहता है अल्टरनेटर के अंदर और सिंक्रोनस मोटर के अंदर, दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा। लीडिंग पावर फैक्टर के वक्त, जीरो पावर फैक्टर के वक्त, ठीक है, लैगिंग जीरो पावर फैक्टर के वक्त, इस तरीके से मैंने आपको बाइफरकेटेड टेबल आपको बताया था, वो आपको अच्छी तरीके से रीड करके जाना होगा। हालांकि हम लोग आपकी एक सीरीज के अंदर ये सारी चीजें कवर कराएंगे, सिर्फ हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, इसलिए हमने यहाँ पे वो जल्दी में डिस्कस नहीं किया है, ओके। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच I1, I2, I3 एंड I4। हमें चारों भी करंट फाइंड आउट करना है I1 से लेके I4 तक, ठीक है। अब देखिए काफी बार एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा था कि डायरेक्टली I2 का फाइंड आउट करो, I3 फाइंड आउट करो, लेकिन आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए आपको चारों भी करंट पूछे गए और इसके वैल्यूज इक्वली रहते, लेकिन आपको सिर्फ जो वैल्यू लिखते वक्त, ठीक है, जो जिसका करंट एग्जैक्ट आया ना वो आपको ध्यान में रखना होगा और वहीं से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा, ओके। हम लोग इसको नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स जनरली हम लोग इसको KCL से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रेफरेंस नोड V करके एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राउंड नोड हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली इसका KCL लगा के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो KCL हमारे पास ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि ये हमारा मेन करंट है और इससे 3 करंट डिवाइड हो रहा है, I1 दैट मीन्स I2, I3 एंड I4। सिंपल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ओके। तो I1 को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस, ठीक है, ये V माइनस, ठीक है, हम लोग या फिर हम लोग कह सकते हैं 60 माइनस V अपॉन इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 7 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम लोग इसको V एज्यूम कर लिया गया, ठीक है, यहाँ पे V नोड हो गया, V डिवाइड बाई इसके बाद से 12 प्लस यहाँ पे V डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस V डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इसका आप लोग एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा 12 का, ओके। इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के जो आपको V का वैल्यू मिलता है वो आएगा 18 वोल्ट, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, हम लोग इसको सॉल्व करते बैठेंगे तो और भी हमारा सेशन उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार V का हमारे पास वैल्यू आ जाता है तो हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इस करंट, ठीक है। I2 कितना हो जाएगा, ठीक है, V डिवाइड बाय 12 दैट मीन्स 18 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 18 डिवाइड बाय 12 इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास 1.5, ठीक है। तो I2 का जो वैल्यू है, ठीक है, 1.5 होती है, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन डी में अवेलेबल है। डायरेक्टली हम लोग इसको मार्क करके आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में I2 का वैल्यू जो आया है वो हमारे सिर्फ ऑप्शन डी में आया हुआ है, करेक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास में यहाँ पे भी ऑप्शन इसमें 1.5 रहता तो भी हम लोग इसको दूसरा भी हमें वैल्यू निकालना रहता, ठीक है। अब हमने देखिए अभी हमें कैसे पता कि हम लोग डायरेक्टली I2 का वैल्यू निकालते, तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना होता है गाइस कि हम लोग अगर देखिए अगर हम लोग इंडिविजुअल करंट निकालते बैठे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग टोटल करंट निकालते बैठे तो हमारे पास में जो है, ठीक है, 9, 6, 8, 6 इस तरीके से 6 जो है 2 ऑप्शंस में रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिविजुअल करंट निकाल लेते हैं डायरेक्टली तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेट काफी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी बातों को आपको ध्यान में रख के आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट रखना है, आपको जरूरी नहीं है कि बाकी भी आंसर्स को निकालना होता है करके, ठीक है।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा एग्जामिनेशन में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट बट अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए गाइस, इसमें से वैट जो है एक हमारा एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बट ये डिराइव्ड यूनिट हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द करंट इन द गिवन नेटवर्क। ठीक है, इसमें से करंट का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब हमारे पास में करंट कौन सा है, ओके IA, ये हमें करंट का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास में काफ़ी डिफरेंट वेज है। अब देखिए, अलग अलग वे से हम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोच बता देता हूँ। IA को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे निकाल पाएंगे, I विल बी इक्वल्स टू VX। ठीक है, अगर हम लोग इसको VX अज्यूम कर लेते हैं, VX माइनस 12, VX माइनस दिस 12 वोल्टेज डिवाइड बाय इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम लोग KCL नोड लगाते, अगर इसके बाद में हम लोग KVL लगा लेते एट नोट दिस VX, ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगा वो इस तरीके से रहेगा, VX माइनस 12 अपॉन 4 प्लस 3IA। ठीक है, प्लस 3IA, ये हो जाएगा 3IA प्लस VX दिस VX डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो IA का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते इस तरीके से 3 इंटू VX माइनस 12 डिवाइड बाय 4। ओके, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जो हमें VX का वैल्यू मिलता है, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ एक ही टर्म आएगी VX का, जो कि आएगा हमारे पास में 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट आएगा। ओके, अभी हम लोग इस 8 वोल्ट को जो ये वैल्यू है हम लोग इस IA के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते। ठीक है, तो 8 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 विच इज माइनस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अभी हमारे पास में ऑप्शन ए बी में भी 1 है, बट आपको जो साइन कन्वेंशन लेते हो उसको अच्छी तरीके से नोट करके ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन गलत आप मार्क कर सकते हो। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी सिंपल है क्वेश्चन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 25 हर्ट्ज, फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा से निकालते हैं, जिसको हम लिख लेते 2 पाई f। ठीक है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास में कितना है डायरेक्टली 25 इंटू 2 50 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हो जाता है हमारा यूनिट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बिना देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जैसे उस दिन हमारे यूपीसीएल के एक बैच में भी आपको हमने बताया था गाइस कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको तो पता है कि हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको सेम एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास में 50 रेडियन भी है और 50 रेडियन पर सेकंड भी है। अगर मान लो 50 रेडियन में 50 पाई रेडियन आपको उसको मार्क करके आते हैं तो ये आपका गलत आंसर हो जाता है, तो इसलिए आपको यूनिट्स भी ध्यान में रखना होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेंडरिंग शुड बी रिजॉर्टेड टू ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा टेंडरिंग जो है हम लोग सिर्फ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में ही यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट टेंडरिंग। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ VV सिस्टम। ठीक है, when a VV system is converted into del system, the capacity of the system increases by। ठीक है, इसके कारण जो कैपेसिटी बढ़ता है, अगर हम लोग VV दैट मीन्स ओपन डेल्टा सिस्टम को अगर हम लोग डेल्टा सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है, वो बढ़ेगा हमारा 73.2% से गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा यूनिक था क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी बार स्टूडेंट जो है इसमें 57.7 या फिर 1/√3 टाइम्स का जो फ्रैक्शनल वैल्यू आता है उसको मार्क करके आते हैं। ठीक है, बट जो हमारा इंक्रीज होता है कैपेसिटी, तो हमें जो इंक्रीज किससे होगा डेल सिस्टम माइनस हमें ओपन डेल्टा सिस्टम, ठीक है, डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा ओपन डेल्टा सिस्टम VV सिस्टम। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि जो ओपन डेल्टा या फिर VV कनेक्शन जो रहता है 3 फेज ट्रांसफार्मर का, उसका जो कैपेसिटी रिड्यूस होता है, ठीक है, तो पावर कैपेसिटी रिड्यूस होता है हमारा 1/√3 टाइम से। ठीक है, 57.7 फैक्टर से। ठीक है, तो इसी केस में से हमारा जो वैल्यू बनेगा 3 - √3 अपॉन √3 इंटू 100, इसका सोल्यूशन आता है 73.2%। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा गाइस। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इमिटर करंट फॉर ट्रांजिस्टर विद अल्फा DC इज इक्वल टू 0.98, ICBO इज इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर एंड IB इज इक्वल टू 95 माइक्रो एम्पियर। ओके, सिंपल है। देखिए, हमारे पास में अल्फा का वैल्यू बताया गया है, ICBO का वैल्यू बताया गया है, IB का भी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इमिटर करंट। ठीक है, हमारा टारगेट है कि IE का वैल्यू हम लोग
निकाल ले। ओके, दिस इज आवर टारगेट। तो हमारे पास में जो बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, बीटा से हमारे पास में आईसी का वैल्यू आएगा और आईसी से हम लोग आई का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अल्फा का वैल्यू गिवन है। आपको पता ही होगा कि हम लोग अल्फा का किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर हम लोग देखिए अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई ई। बट क्या हम लोग इससे निकाल पा सकते हैं क्या, हम लोगों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओके, हमें इमीटर करंट का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे हमारे पास में आई सी बी ओ भी वैल्यू बताई गई, आई बी का भी वैल्यू हमारे पास बताया गया और अल्फा डी सी का वैल्यू हमारे पास बताया गया है गाइस। ओके, तो देखिए इसके लिए हम लोग एक अप्रोच लगा सकते हैं। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू होता है अल्फा आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसमें वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते तो हमें आई सी का वैल्यू आ जाएगा, मिल जाएगा। प्लस अगर हम लोग उसमें एडिशन कर लेते हैं आई बी का वैल्यू, तो हमारे पास में जो इमीटर करंट है इसका वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी। ओके, अल्फा के वैल्यू कितने हमारे पास में 0.98 मल्टीप्लाइड बाय आई बी का वैल्यू इज गिवन एज 95 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस 0.98 प्लस आई सी बी ओ का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻6 5 इंटू 10⁻⁻6 ठीक है, आई सी बी ओ का हमारे पास वैल्यू आ गया अपॉन 1 माइनस 0.98। ओके, तो इसके जो वैल्यू आता है हमारा आई सी का, वो आता है हमारे पास 4.905 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये आ गया हमारे पास में आई सी का वैल्यू। अगर हम लोग सिंपली इसमें 95 माइक्रो एम्पियर ऐड कर देते हैं, 95 इंटू 10⁻⁻6 अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, हमारे पास में जो वैल्यू बनता है इसका वो आता है हमारे पास में 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपकी ये जो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत जाती है गाइस, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेशन लगा के रखा है, बना के रखा है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको किस तरीके से इस वैल्यूज को रिड्यूस करके आसानी से आंसर निकालना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो डेफिनेटली उसको चेकआउट कीजिएगा, आपको इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं चाहिए। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। द फेज वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द लोड एलिमेंट आर 100 at an angle of 45 degree volt and 5 at an angle of 15 degree amperes respectively. Determine the impedance and the admittance of the load. Impedance और admittance हमें पूछा गया। Impedance हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, Z। ठीक है, Z मतलब क्या होता है, V डिवाइड बाय, ठीक है, वोल्टेज कितने हैं हमारे पास में 100 at an angle of 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय करंट कितने हैं हमारे पास में 5 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इससे डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो जो 20 इसका वैल्यू आ जाएगा 20। बट ये हमारे जो एंगल रहते हैं, ठीक है, ये देखिए ये जो एंगल, ये जो हमारे पास में वैल्यूज बताई गई है, ठीक है, दीज आर इन द पोलर वैल्यूज। ठीक है, तो आपको ये इसमें भी दिक्कत आ सकती है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को, नए एस्पिरेंट को स्पेसिफिकली, जिनको पोलर टू रेक्टेंगुलर, ठीक है, और रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, उसके लिए भी सेशन अवेलेबल है, उसको जाके वॉच आउट कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 20 आ जाएगा इसका, 20 एट एन एंगल ऑफ, देखो 45 माइनस हमें क्या करना पड़ता है 15 डिग्री, तो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये एक हमारे पास वैल्यू आ गया, लेकिन हमारे पास में दोनों भी ऑप्शन में वो गिवन है, ए और बी में हमारे पास गिवन है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -30 नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए मार्क करके आ सकते हो। अब सिंपल है, इसी का क्या करना है हमें गाइस, कि इसी का हमें इन्वर्ट कर लेना है। ओके, देखिए हमारे पास में एक इंपेडेंस आ गया। ओके, इंपेडेंस आने के बाद ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एडमिटेंस। ठीक है, तो एडमिटेंस क्या आ जाएगा 1/20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री हमारे पास जब न्यूमरेटर में चले जाते हैं तो ये -30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/20 मतलब कितना होता है 0.05 ये इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी में भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ओम्स हमारा इंपेडेंस रहेगा, और जो एडमिटेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास 0.05 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसका सेशन का लिंक भी आपको बता देता हूँ, कौन सा सेशन आपको देखना होगा पोलर टू रेक्टेंगुलर के एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए। यहाँ पे जो आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे, ये सेशन आपको जाके देखना होगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दोगे, जिसमें आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन या फिर पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपको ये 20 मिनट के सेशन में से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे आपको एक मार्क्स भी आपका गेन हो सकता है, अगर आपको ये पोलर कन्वर्जन, रेक्टेंगुलर कन्वर्जन नहीं आता, इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई बेस यूनिट क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफी सिंपल है, एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके,
बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज आई ऑफ टी इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 100 पाई टी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 1/600 सेकंड। हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है 1/600 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग किसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आई विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 100 साइन ऑफ, ठीक है, 100 साइन ऑफ 100 पाई टी। टी में जो वैल्यूज बताएगी वो रहेगा हमारे पास 1/600, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या रहेगा 1/600, ओके। इसी का जो वैल्यू रहेगा गाइस, ओके, वो रहेगा हमारे पास 100 साइन ऑफ पाई/6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 पाई/6, ठीक है। तो साइन पाई/6 का वैल्यू कितना होता है, ये इसका जो वैल्यू आता है ये आता है हमारे पास में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लोग 100 करते हैं तो 50 एम्पीयर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आप देख सकते हो आपको ये जो कन्वर्जन होते हैं, साइन के जो वैल्यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वो भी आपको पता होने जरूरी है। इसको भी किस तरीके से निकालना है उसके लिए मैंने आपको एक सेशन रिकमेंड करा था गाइस। बेसिक सेशन है, उसको देखा करिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। यहाँ पे जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन करके रखा, चुटकियों में निकाले sin 30 cos 120 एंड tan 45 की वैल्यूज। इस सेशन को आपको जाके देखना होगा गाइस, विदाउट कैलकुलेटर आप इजीली एक बार इस सेशन को देख लोगे तो आपको ये sin 30 cos 120 इसमें जो भी वैल्यूज निकलती है कभी भी आप भूलोगे नहीं। काफ़ी आसान है इसको किस तरीके से निकालना है, इस सेशन में अब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, तो इसको वॉच आउट कीजिएगा। अगर कोई भी सेशन की लिंक अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नहीं मिलता है तो आपको, या अगर आपको ढूंढने में दिक्कत जाती होगी तो, बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो डेफिनेटली क्लियर होने चाहिए, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। यहाँ पे हमें वेवफॉर्म बताई गई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एवरेज और इफेक्टिव वैल्यूज हमें पूछी गई है, ओके। अब देखिए इफेक्टिव वैल्यू मतलब कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास में RMS वैल्यू, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आपको इफेक्टिव वैल्यू बोला गया है, ओके। हम लोग इफेक्टिव वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ RMS वैल्यू, दैट मीन्स किस तरीके से निकालेंगे 1/t इंटीग्रल ऑफ t इज इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास फाइनल टाइम t तक रहेगा v² dt, ओके। तो हमारे पास में इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 वोल्ट है, ओके, 20 वोल्ट है गाइस। और इसका जो टाइम है वो है हमारे पास में 0.1 सेकंड का, ठीक है। 0 से लेकर t तक कितना है 0.1 सेकंड्स का। तो हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास में टोटल टाइम कितना आ रहा है, वो है हमारे पास में t इज इक्वल टू वो रहेगा हमारे पास 0.3 तक, ओके। तो हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह आएगा हमारा VRMS। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, VRMS इज इक्वल टू विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0.3 आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके हमारे पास में ये जो इसका इंटीग्रल रहेगा वो 0.1 तक ही हम लोग निकालेंगे 20 वैल्यू का, क्योंकि हमारे पास v² का वैल्यू 20 वोल्ट तक की है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास में 0.1 20² dt। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर ले तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, देखिए 20² का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 400 डिवाइड बाई 0.3, ठीक है। इन ब्रैकेट ये हमारी जो लिमिट रहती थी 0.1 से लेके माइनस दैट मीन्स जो 0.1 से लेके 0 तक, तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगा 0.1 माइनस 0, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो हमारा 0.1 ही रहेगा, ओके। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ हमारा 0.1, ठीक है। तो 0.1 ये आ जाएगा 3 ओके। तो 400 डिवाइड बाई 3, तो इसका जो वैल्यू आएगा फाइनली वो आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 133, ओके, 133.3 वोल्ट, ओके। ये तो आ गया हमारे पास में RMS वोल्टेज। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन हमारे ए में भी गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन डी में भी गिवन है, ओके। तो हमें एवरेज वैल्यू तो यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा, सो दैट हम लोग 2 ऑप्शन में से एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा वैल्यू रहता तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, ओके। बट यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो हम लोग निकालते हो किस तरीके से निकालते हैं ये आपको ध्यान से देखना होगा इस, ठीक है। वो रहेगा हमारे पास में V एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल ऑफ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास में t इज इक्वल टू फाइनल टाइम t तक v0 dt, ओके। तो इसका काफ़ी सिंपल है गाइस, ठीक है। ये रहेगा हमारा इक्वल टू 1/3 0 से लेके 0.1 तक ये जो हमारा लिमिट रहेगा 20 dt, ओके। तो हमारे पास में यह वैल्यू आएगा 20 डिवाइड बाई 3, सिंपल है 0.1 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, यहाँ पे जो है वो 3 ना, तो है 0.3 रहेगा, ठीक है, 0.3 रहेगा। 20 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा 0.1,
0.1, ये आ जाएगा 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, 20 डिवाइड बाई 3, इसका जो वैल्यू आता है 6.67। ओके 6.67। अभी हमारे पास में ऑप्शन डी में क्लियरली हमारे पास दिखाई दे रहा है कि ये गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे थे। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते। 80% जो एस्पिरेंट रहते हैं, जितना आप पेपर सॉल्व करते हो तो वो सारे कॉमन सॉल्व करके आते हैं। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन को अगर आपको डील करना आता है तो यही क्वेश्चन आपके जो स्कोर है वो बूस्टअप कराते हैं। 10 मार्क्स से अगर आप बूस्ट करा देते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। होता क्या है कि 10 मार्क के क्वेश्चन भी अगर आपने एडिशनली सॉल्व करके आया एक्यूरेट, ठीक है, तो भी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है गाइस। इसी को ध्यान में रख के आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो टोटल चार्ज Q of t इन द कूलम्स दैट एंटर्स इन द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज डैश, डिटरमाइन द करंट एट अ t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ठीक है, ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, डिटरमाइन द करंट एट अ t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ठीक है, 5 सेकंड पे हमें पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया था, इसमें वैल्यूज कौन सी बताई गई है, टोटल चार्ज Q of t इन द कूलम्स दैट एंटर्स इनटू द टर्मिनल ऑफ एलिमेंट। ये कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, उतना चार्ज इसमें एंटर कर रहा है, बट लेकिन यहाँ पे वैल्यू बताई गई है t एज एट इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पे। तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो वैल्यूज है हमें कंसिडर करना पड़ेगी, जहाँ पे बताया गया t इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए t इज इक्वल्स टू 5 है हमारे पास में। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास में बताया गया 5 सेकंड के लिए टाइम है, तो i ऑफ t का जो वैल्यू बनता है वो रहेगा हमारा dq बाय dt। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, q का जो वैल्यू है इसमें, ठीक है, d बाय dt, q का जो कौन सा वैल्यू है 3 प्लस, ये हमें स्टेम रखना पड़ेगा यहाँ पे, 3 प्लस e raised to power -2 t -2। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो रहेगा e raised to power -2 t -2, ठीक है, d ऑफ dt -2 t -2। ओके, तो इसका जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन रहेगा वो रहेगा e raised to power -2 t -2, ठीक है, इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास सिर्फ -2। ओके, तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आता है -2 e raised to the power -2 t -2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अब देखिए जो t का वैल्यू है 5 सेकंड, यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसका -2 e raised to the power रहेगा -6। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो t -2 दैट मीन्स 5 -2 जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 3, और -2 इंटू 3 विल बी -6, -2 e raised to power -6 एम्पियर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी फंडामेंटल सा क्वेश्चन था गाइज, लेकिन आप देख सकते होगे, आप अगर आप नोटिस कर रहे होंगे इस पेपर को, तो बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए जहाँ पे चार्ज, करंट, ठीक है, वोल्टेज, इसमें वैल्यूज कौन सी आती है। अगर आपको बेसिक वेवफॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी इफेक्टिव वैल्यूज आती है, आरएमएस वैल्यू, तो ये आपको थोड़ा टारगेट करना होगा। एसएससी जे में इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं पे हमें दिक्कतें जाती है गाइस। ठीक है, बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के, और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास में, डैश स्पेसिफाइज द सेफ वोल्टेज दैट द इंसुलेशन ऑफ अ केबल कैन विथस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ अ केबल। वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ अ केबल स्पेसिफाई करता है हमारे सेफ वोल्टेज को, जितना हमारा जो इंसुलेशन रहता है केबल का वो विथस्टैंड कर सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे हमें वी नॉट का वैल्यू पूछा गया है। ओके, ये वी नॉट का, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम इसको अंदर केवीएल जो लूप है, ठीक है, अगर हम लोग एक अप्लाई करते हैं केवीएल, ठीक है, इस लूप के अंदर, तो क्या रहेगा 12। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका सेकंड टर्मिनल का जो पोलैरिटी हम लोग को मार्क करें +12, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास -4i। ठीक है, या फिर रहेगा +-4i। ओके, -20, ये हमारा सेकंड टर्मिनल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, -2v0, ठीक है, +4, ठीक है, ये आएगा हमारा सेकंड टर्मिनल +4 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास में 6i, -6i इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इससे हमारा जो i का वैल्यू आएगा, i विल बी इक्वल्स टू 12 + 4 माइनस 2v0 अपॉन 10। इसको फर्दर सॉल्व करके देख लीजिए। अगर हम ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी मान लेते और हमारा सेकंड इक्वेशन क्या रहेगा, i इज इक्वल्स टू -v0/6। ठीक है, -v0/6। ठीक है, ये इसमें से जो करंट जा रहा है सिंपली। ठीक है, अगर हम ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास में i का वैल्यू आया है इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा वैल्यू किस तरीके से बनेगा, सारे v0 करेगा गाइस। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल रहेगा 6 इज इक्वल्स टू 12 + 4 माइनस 2v0 अपॉन 10। तो इससे हम लोग v0 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जो v0 का वैल्यू आएगा
48 वोल्ट रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको अलग सॉल्व करने के लिए अलग अलग वेज है गाइस, आप जो भी लगते हो तो आप इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग वेज से इसको सॉल्व कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली हमें यही मेथड फॉलो करनी होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली द एक्सपेंडिचर ऑन अ सुपरविजन चार्जेस इज एस्टिमेटेड टू बी द डैश ऑफ द टोटल कॉस्ट इज, ठीक है। जो सुपरविजन चार्ज रहता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट के कितने रहता है, ठीक है, जितना हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं सुपरविजन चार्जेस पे वो कितना परसेंट होना चाहिए टोटल कॉस्ट के हमारे, ठीक है, वो 1 से लेकर 1.5% के बीच में होना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 लैम्प सिंक्रोनाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज एन अल्टरनेटर विद इनफाइनाइट बस, ठीक है। 3 लैम्प मेथड जो रहती है, ठीक है, एक हम लोग अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए बस बार के साथ में हम लोग इसको यूज करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल ऑल द 3 लैम्प्स डार्कन एंड ब्राइटन इन अ स्टेप, ठीक है। ऐसे कौन से कंडीशन में, इन चारों कंडीशन में से हमारे तीनों भी लैम्प डार्क हो गए और ब्राइटिंग हो गए स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो वो रहेगा हमारे पास में सेकंड स्टेप। जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, विल नॉट बी सेम बट वोल्टेजेस एंड फेज सीक्वेंस आर द सेम। ये इस कंडीशन में ये हमारे पास कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा कंडीशन रहेगा उसमें हमारे पास तीनों भी लैम्प डार्कन होंगे और ब्राइटन होंगे स्टेप्स में। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे उसमें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डीसी सिस्टम फॉर रेलवे। रेलवे के जो डीसी सिस्टम होती है इससे रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया है। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग डायरेक्टली आंसर बताते हो, DC-10 इक्विपमेंट इज हेवियर एंड लेस एफिशिएंट दैन द सिमिलर AC इक्विपमेंट। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। हालांकि कई जो DC-10 इक्विपमेंट जो है, ठीक है, हमारा लेस हेवी रहता है और हायर एफिशिएंट रहता है एज कम्पेयर टू द सिमिलर AC इक्विपमेंट, ठीक है, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलर लोड को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी एडवांटेजेस है गाइस जब हम लोग DC सिस्टम यूज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं हमारे ट्रैक्शन सिस्टम में, ठीक है, ट्रैक्शन पर्पज में रेलवेज में जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइटनिंग डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इज 25 कूलम। फाइंड द टाइम ऑफ अ डिस्चार्ज इफ द एवरेज लाइटनिंग करंट इज 2.5 किलो एम्पियर। सिंपल है, I इज इक्वल टू DQ, सेम कंसेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन है हमें DQ/dt। ओके, तो Q कितना है हमारे पास में 25 कूलम है। ओके, डिवाइड बाय हमारे पास करंट है 2.5 किलो एम्पियर इंटू 10⁻³ कर दे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इधर लिखना पड़ेगा ये वैल्यूज 2.5 इंटू 10⁻³ तो हमारा dt का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स t का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं गाइस। ओके, या इससे टेंजा से हमारा वैल्यू चला जाएगा, ठीक है, तो लेकिन टेंजा से जाएगा लेकिन यहाँ पर पास -3 हो जाएगी। दैट मीन्स 10 मिलीसेकंड इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जाने के बाद जो 10⁻³ है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻³ ओके, तो ये हमारा इसका जो वैल्यू आएगा 10 मिलीसेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is state whether the following statements regarding the transmission of power at a high voltage are true or false। हमें क्या बताया गया है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो हम लोग करते हैं हाई वोल्टेजेस पे, ठीक है, ये सही है या गलत है। इन तीनों स्टेटमेंट में से हमें पता करना है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड, करेक्ट, ठीक है, जो ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं पावर को हाई वोल्टेजेस पे, ठीक है, उसके कारण हमारा जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, कंडक्टर का वॉल्यूम वो हमारा कम हो जाता है, उसके कारण हमारा कॉस्ट भी जो है वो हमारा कम हो जाता है। इफिशियंसी भी हमारी बढ़ जाती है जितना हमारा हायर वोल्टेज रहेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, मुझे आपको जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी इंडिया के अंदर कितने केवी तक का हम लोग सप्लाई ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितना कैपेसिटी अभी अवेलेबल है मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इट डिक्रीजेस द, ये दोनों भी स्टेटमेंट हालांकि करेक्ट है, ठीक है। इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल अपैरेटस, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट के पढ़ के हम लोग को समझ में आता है। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, उससे रिलेटेड हमारा स्विच गियर है, हम लोग ऐसा नहीं कि 4000 kV पे हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, नहीं। इससे कारण क्या होता है कि उसके स्विच गियर की जो कॉस्ट है वो भी काफी सिग्निफिकेंट बढ़ जाती है और उसके टर्मिनल इक्विपमेंट जो रहते हैं उसकी भी वैल्यूज, उसका भी जो हमारा प्राइसिंग है, कॉस्टिंग जो हमारा बढ़ जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों हमारे करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। बोथ 1, 2 आर करेक्ट बट ऑप्शन सी विल बी द फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अर्थ रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा फैक्टर है इन्फ्लुएंस करते, मतलब अफेक्ट करते हैं हमारे अर्थ रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई गई है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, करेक्ट, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, पानी की हम लोग आर्द्रता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कितना हमारे पास मॉइस्चर अवेलेबल है सॉइल के अंदर, वो भी अफेक्ट करता है। अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना मॉइस्ट रहेगा उतना अर्थ रेजिस्टेंस हमारा कम रहेगा, ठीक है। डेप्थ इन विच द इलेक्ट्रोड इज एम्बेडेड, करेक्ट है, जितना हमारा जो अर्थिंग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, प्लेट अर्थिंग हो चाहे रॉड अर्थिंग हो,
कितना अंदर तक वो लगी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ अ कोल डस्ट एंड चारकोल इन द अर्थ इलेक्ट्रोड पिट, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पिट दैट मीन्स ये यहाँ पे हम लोग जो नमक चारकोल का हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, जो चारकोल पिट रहती है उसके अंदर हमारे उसमें कितना कोल डस्ट है और कितना चारकोल हमने लगा के रखा है, इसके ऊपर भी इन हमारा अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स ये चारों इस पे वो डिपेंड करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोथ ए बी सी ए डी आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ रेजिस्टेंसेस। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जो आपका नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन जो हमने कोर्स आपको इनिशियली बताया था उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेईई को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन जो बनते हैं वो अलग अलग टॉपिक से आपको बनते हैं और उसी में से अगर आपका स्कोर बढ़ जाता है तो आप चाहे कितने भी नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अगर वहाँ पे क्वेश्चन अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन होने से आप काफ़ी दूर चले जाएगा, ठीक है, और काफ़ी मेहनत लगेगी, आपको दिक्कत हो जाएगी आपको सिलेक्शन होने के लिए। कि होता क्या कि हम लोग नॉन टेक्निकल को उतना ही इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन आपको नॉन टेक्निकल को ही प्रिपेयर करना रहता है, क्योंकि सारे टेक्निकल के जो क्वेश्चन रहते हैं सारे एस्पिरेंट इक्वली सॉल्व करके आते हैं, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल के जिसने बाजी मार ली उसने पेपर में बाजी मार ली, तो ये आपको फंडामेंटल ये फंडा आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो वो उसको ज्वाइन कीजिएगा, हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और सेशन पसंद आ रहा होगा तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी वैल्यूएबल सेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक एक लाइक और आपका एक एक शेयर हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरीके के सेशन आपको आने के लिए। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी 53% ही एस्पिरेंट जो है जो रेगुलरली वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। 47% अभी भी जिन्होंने ऐसे एस्पिरेंट्स है जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड फ्यूल्स एंड लिक्विड फ्यूल्स यूज्ड इन अ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में जो हमारे सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स रहते हैं इसके रिगार्डिंग हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, क्वेश्चन में हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन सी, हैंडलिंग ऑफ अ सॉलिड फ्यूल इज easier and they require less storage space। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगा, क्योंकि सॉलिड फ्यूल्स का जो हैंडलिंग है वो इजी बताया गया और दे रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस, हालांकि उल्टा बोला गया उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, the maximum value of alternating voltage and current are 400 volt and 20 ampere respectively in a circuit. The frequency of an alternating quantity is 50 hertz and these quantities are sinusoidal. The phase angle of the current with respect to the voltage is phi theta. Choose the correct expression of the voltage and current with respect to the time t. देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस कवर अप करें। काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है। हमें क्या बताया गया, एक फेजर है, एक हमारे पास में वोल्टेज का, ठीक है, और एक हमारे पास में करंट का, इन दोनों के बीच में थीटा, ये हमारे पास में फेज डिफरेंस है। ओके, तो हमारे पास में दो इक्वेशन रहते हैं गाइस वी एम के, ठीक है, दैट मीन्स वोल्टेज के, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी रहता है और I इज इक्वल टू क्या रहता है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, प्लस फाइव, ठीक है, प्लस फाइव या फिर हम लोग थीटा, जो भी वैल्यूज हम लोग नॉमेनक्लेचर मेंशन करेंगे वो रहेगा, ठीक है। फाइव दैट मीन्स फेज एंगल ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमारे पास में वीएम का वैल्यू बताया गया। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 400 वोल्ट है, ठीक है। करंट का भी वैल्यू हमारे पास में बताया गया, लेकिन हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, दोनों भी जनरल इक्वेशन में, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 400 साइन ऑफ, ठीक है, 100 पाई टी, ये रहेगा हमारे पास में वोल्टेज का। करंट का क्या रहेगा, 20 साइन ऑफ, ठीक है, 20 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस थीटा। ओके, ये वैल्यूज रहेगा दोनों भी। तो हमारे पास में ऑप्शन बी में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 400 साइन ऑफ 100 पाई टी वोल्ट्स एंड आई ऑफ टी इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस फाइव। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है, थीटा का है, ठीक है। फाइव और थीटा अगर हमने फाइव भी बोला होगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये थीटा है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस RL। इसका लोड रेजिस्टेंस वैल्यू हमें पता करना है। दैट विल रिजल्ट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड फॉर अ गिवन सर्किट। जिसके कारण क्या होगा कि हमारे पास में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा इस लोड की तरफ, और ऐसा पूछा गया। और ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर P max डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस, और इसमें P max का भी वैल्यू पूछा गया। सिंपल है, दोनों भी वैल्यू हमें पूछे गए। अब देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर आपको पता होगा कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। और इसी केस में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है P max, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और एग्जामिनेशन में पूछा था, तो वो क्या रहता है, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, ठीक है,
4 RTH, ये दोनों भी फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए RL इज इक्वल टू RTH मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तो ये 30 और 150 ओम्स का है हमारा, पैरेलल में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 30 इंटू 150 डिवाइड बाय 30 प्लस 150 विल बी 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 जा आ जाएगा 6 जा, ओके। तो इसका 150 डिवाइड बाय 6 विल बी 25 ओम्स, ओके। ये एक हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए VTH का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग इसको लोड को निकाल ले तो इस साइड से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो VTH का वैल्यू कितना रहेगा, जितना हमारे 150 वोल्ट के अक्रॉस में 150 ओम्स के अक्रॉस में वोल्टेज रहेगा उतना ही वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से आसानी से निकाल सकते हैं गाइस, ओके, क्योंकि सिंपल है। ये रहेगा हमारे पास 150 वोल्ट 150 ओम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 180 वोल्ट से, डिवाइड बाय हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा 150 प्लस 30, ठीक है, 180, ओके। इसका वैल्यू रहेगा हमारे पास 150 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास में VTH का वैल्यू। अब हमारे पास में RTH का वैल्यू और VTH का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो RTH का ही वैल्यू हमारा लोड रेजिस्टेंस का ही वैल्यू रहता है, दैट मीन्स 25 ओम्स रहेगा हमारे पास। डायरेक्टली ऑप्शन डी में है, हालांकि हम लोग बिना इसका Pmax निकाले भी ऑप्शन मार्क कर सकते थे, ऑप्शन डी, बट स्टिल हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ओके। बट Pmax अगर निकालना रहा तो हम लोग Pmax के लिए भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, VTH इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। VTH हमारे पास में 150 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू RTH 25, 4 इंटू 25 विल बी 100, ठीक है। 150 इंटू 150 डिवाइड बाय हमारे पास में 100 रहेगा, ओके। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, 0 0 के कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 वाट, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको बताता है, वो है हमारे पास ऑप्शन बी, द पावर फैक्टर ऑफ द मशीन इज ऑलवेज क्लोजर टू 0.9 लैग एट एनी कंडीशन, ठीक है। बोला क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ द मशीन इज ऑलवेज क्लोजर टू द 0.9 एट एनी कंडीशन। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप ही ढूंढिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था कि अल्टरनेटर और मोटर के अंदर जो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, 0 पावर फैक्टर लैग, पावर फैक्टर लीड, 0.8 लीड और 0.8 लैग पे जो हमारे पास कंडीशन बनती है, मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली मैग्नेटाइजिंग और प्योरली मैग्नेटाइजिंग, ये आप और प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, ये आपको कंडीशन इससे जाननी होंगी। देखिए सिंक्रोनस मशीन जो है हम लोग उसका पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसका एक्साइटेशन कैसा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ऑलवेज क्लोजर देन 0.9 रहता है, 0.9 लैग रहता है एट एनी कंडीशन। ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिंक्रोनस मशीन को एज अ हम लोग पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस करके भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प डज नॉट सफर फ्रॉम द स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसमें से कौन सा फैन कौन सा जो हमारा लैम्प है वो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट से सफर नहीं करता है। तो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है, वो होता है हमारा गैस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि सोडियम वेपर, मर्क्यूरी वेपर और फ्लोरोसेंट लैम्प दीज आर वेरी प्रोन टू द स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ओके। हालांकि जैसे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है 100 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज कम या ज़्यादा होता है, तो उसके कारण हमारे पास में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में 54 विद रेफरेंस टू द सीरीज रेजोनेंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट बताया गया वो गलत है या फिर करेक्ट है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ अ 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग ये उन्होंने स्टेटमेंट बताया कि जो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहता है ये ज्योमेट्रिकल मीन रहता है ऑफ द 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। स्टेटमेंट करेक्ट है। एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव्स एज अ रेजिस्टिव सर्किट। मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाने के बाद सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करके बिहेव करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद अ डायोड। इसमें से कौन सा टर्म्स है वो एसोसिएट नहीं है डायोड से। डिप्लेशन रीजन, गेट, कैथोड, एनोड। आप देख सकते हो क्या डायोड के अंदर गेट प्रेजेंट रहता है? नहीं, वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास गेट इसमें अवेलेबल रहता है, लेकिन हमारे पास में डायोड में डिप्लेशन रीजन रहता है उसका, ठीक है, डिप्लेशन रीजन रहता है इसका, कैथोड रहता है, एनोड रहता है, बट गेट इज अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस टर्मिनल, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। गेट का किसको कंट्रोल करता है? फायरिंग को, उसके जो टर्न ऑन प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीड वाटर ट्रीटमेंट इज बेसिकली वन टाइप ऑफ थर्मल ट्रीटमेंट। इसमें से कौन सा एक फीड वाटर ट्रीटमेंट जो एक टाइप ऑफ हमारा थर्मल ट्रीटमेंट है, तो वो डी एरिएशन एक हमारा एक टाइप ऑफ थर्मल ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ EIN इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है ये कितना बताया गया है 6 वोल्ट का। ठीक है, और हमारा जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट का। अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे हमें पूछा गया है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन नेटवर्क। अब मुझे बताइए इसका आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, 0 वोल्ट गाइस। सिंपल है, क्योंकि हमारा जो EIN है ये हमारे पास 6 वोल्ट है और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट। ओके, ये हमारा 10 वोल्ट है VZ का वैल्यू। तो इस केस में जो हमारा जीनर वोल्टेज है, जो हमारा जीनर डायोड है, ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन रहेगा और ये क्या रहेगा गाइज, ये ओपन सर्किटेड रहेगा। तो मुझे बताओ आप यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप, हालांकि हमने 6 वोल्ट अप्लाई करके रखा, तो क्या हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे हमारी 0 आउटपुट मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हमें आइडेंटिकल इसको सोचना होता है, काफ़ी कबार इसको हम लोग एस्पिरेंट 10 - 6 4 आंसर मार्क करके आते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा था 0 वोल्ट। ये आपको बातें ध्यान में रखनी होगी किस तरीके से जीनर डायोड वर्क करता है। काफ़ी फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बेसिक कोर आपके जो वैल्यूज होती है, कोर आपका जो कोर आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है उसके ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम अप किया है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, पोल माउंटिंग सबस्टेशंस आर आल्सो नोन एज। सिंपल है, पोल माउंटिंग सबस्टेशंस को हम लोग आउटडोर टाइप सबस्टेशन कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, बेसमेंट नहीं रहेगा, ओपन भी नहीं रहेगा और इंडोर भी नहीं रहेगा, आउटडोर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, two coils having a self-inductance of L1 and L2 respectively are magnetically coupled. The maximum possible value of a mutual inductance between the coil is what? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी गई म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, वो काफी सिंपल है, हम लोग निकाल सकते हैं √of L1 × L2, ये इसका वैल्यू होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, कपलिंग कोएफिशिएंट भी आपको पता होना चाहिए, K = क्या होता है, m/√of L1 × L2, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास √of L1 × L2। ओके, क्योंकि ये जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, अगर हमारा K का वैल्यू है, K का वैल्यू 1 है, तो हमारा M का वैल्यू कितना रहेगा, √of L1 × L2। वही हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रह सकता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, कि एट K = 1। ओके, अब आपको ये वैल्यू ध्यान में रखना होगा कि टाइटली कपल्ड है, लूजली कपल्ड है, उसके ऊपर भी उसका वैल्यू अलग अलग डिपेंड कर सकता है। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, a steam power station has an overall efficiency of 25% and a 0.5 kilogram of coal is burnt per kilowatt hour. Electrical energy is generated and determine the calorific value of fuel. हमें फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पूछी गई है। ओके, सिंपल, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक स्टीम पावर स्टेशन है जिसका ओवरऑल एफिशिएंसी है 25% और उसका 0.5 किलोग्राम ऑफ कोल है वो बर्न हो रहा है पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, 0.5 किलोवाट, दैट मीन्स 0.5 किलोग्राम जो कोल है वो जलाया जा रहा है पर किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, और उसका ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे पास में 25%। ठीक है, और यहाँ पे हीट इक्विवेलेंट भी उन्होंने बताया। अगर हमें क्या पूछा गया है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ कोल। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी रहती है ओवरऑल, ठीक है, ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी जो रहती है वो कितना रहता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय हीट कंजम्पशन। ठीक है, हीट कंबंशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन हीट कंबंशन। तो हमारे पास में जो वैल्यूज पूछी गई है वो हमारे पास में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल पूछी गई। अगर हम लोग उसको एक मान लेते ए, ठीक है, एक अगर हमारे पास वैल्यू है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, दैट मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की, तो इसको हम लोग इक्वेशन में किस तरीके से निकालेंगे, 0.25 इसका एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास में पर किलोवाट में, हमारे पास में 860 किलो कैलोरी आ रहा है। ठीक है, 860 किलो कैलोरी आ रहा है, 860 अपॉन हमारा हीट कंबंशन कितना हो जाएगा हमारे पास इस केस में 0.5 इंटू ए। तो हमारे पास सिर्फ ए का ही वैल्यू हमें पूछा गया। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास 860 × 10⁻³ डिवाइड बाय 0.25 × 0.5। इसका जो वैल्यू आता है वो रहेगा हमारे पास में 6880 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर्स आर बिल्ड कमर्शियली विद कैपेसिटी ऑफ। शेडेड पोल मोटर्स की बात पूछी गई कि वो कमर्शियली कितने कैपेसिटी के साथ बिल्ड होती है, तो हमारे पास में ऑप्शन ए 3 वाट से लेके 125 वाट्स तक ही उसका लिमिट रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द सोर्स दैट हैज अ फॉलोइंग सिंबल। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको उसी दिन बताया था कि इसको सिंबल को किस तरीके से पहचानना है। यहाँ पे जो सिंबल बताया गया है इसके अंदर वो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है। दैट मीन्स ये हमारा करंट सोर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, करंट सोर्स है।
क्योंकि हमें इस करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे जी वी सी बताया गया है, वी सी, ठीक है, सर्किट का जो भी वोल्टेज रहेगा वी सी, ये हमारा कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स इट इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी सप्लाई इज यूज्ड इन अ हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फैंस ऑफ 100 वैट्स ईच एंड 20 लैम्प पॉइंट ऑफ 60 वैट ईच, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट फॉर द हाउस वायरिंग। ठीक है, हाउस वायरिंग का मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट हमें पूछा गया। इसके लिए हमें टोटल कनेक्टेड लोड निकालना पड़ेगा और आई रूल नंबर आपको मैंने पढ़ाया था 48 के तहत हम लोग निकालते कि जो हमारा परमिसिबल लीकेज होना चाहिए हमारे फुल लोड के कितना टाइम्स नहीं होना चाहिए, 1/5000 ऑफ टाइम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फुल लोड करंट है, ठीक है, IFL। तो फुल लोड करंट हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वैटेज हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखिए 4 फैन है हमारे पास में 100 वाट के, तो हमारे पास जो कितने हो जाएंगे 4 × 100 वाट के फैन, वो हो जाएगा हमारे पास 400 वाट। ठीक है, 20 लैम्प पॉइंट है 60 वाट के, ठीक है, तो 20 × 60 विल बी 1200। ठीक है, 1200, ठीक है, इसका एडिशन कितना आ जाएगा 1600 वाट। तो टोटल कनेक्टेड लोड हमारे पास में 1600 वाट और हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 240। ठीक है, तो हमारा करंट आ जाएगा फुल लोड करंट, ठीक है, आई फुल लोड तो रहेगा हमारे पास में 1600 डिवाइड बाय 240, इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास में 6.67 एम्पियर। अब ये हो गया हमारे पास में फुल लोड करंट। इतना टोटल कनेक्टेड लोड हमारे पास में अगर हमने सारे फैंस ऑन कर दिए, चारों भी फैंस ऑन कर दिए, 20 भी जो हमारे पास में लैम्प्स है उसको भी हमने ऑन कर दिया, तब हमारे पास जो फुल लोड करंट फ्लो होगा वो रहेगा हमारे पास में 6.67 एम्पियर। अब उसका लीकेज करंट कितना होना चाहिए, इसको अगर हम लोग 6.67 × 1/5000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके हमारा लीकेज करंट आता है, तो वो आएगा हमारा 1.33 मिली एम्पियर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इससे आप देखिए अगर हम लोगों को एलिमिनेट ही करना है, ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन डी तो यहाँ से एलिमेंट हो ही जाता है। ओके, बट यहाँ पे क्योंकि 1.33 एम्पियर इतना तो लीकेज करंट रहता नहीं है जनरली, अगर होता है तो आप मान लीजिएगा पूरा जब का फिटिंग है उसमें कोई तो भी इशू या फिर कहीं पे तो भी हैवी लीकिंग हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आएंगे ऑप्शन हमारे पास में इन तीनों ऑप्शन में से 0.133 ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है परमिसिबल से, 1.33 या फिर 2.66 मिली एम्पियर आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होना जरूरी है। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए स्टेटर इज वाउंड विद ओनली वन वाइंडिंग विदाउट कैपेसिटर, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि स्टेटर में हमारे पास में मेन वाइंडिंग भी रहती है प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी रहती है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे सिर्फ बोला गया वन वाइंडिंग, तो हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट रिक्वायर्ड बाय 400 वोल्ट 10 HP DC मोटर एट 73.55% एफिशिएंसी। देखिए इसका जो मैकेनिकल पावर आउटपुट है PM का जो वैल्यू हमारे पास में 10 HP है। ठीक है, 10 HP, तो अगर हमें वो लोगों को HP × किलोवाट करना पड़ेगा तो हमें 746 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल वाटेज आ जाता है 7460 वाट, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वाट का आउटपुट। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास में बताया गया और हमारे पास एफिशिएंसी भी गिवन है। ठीक है, तो हम लोग करंट को निकाल सकते हैं, I विल बी इक्वल्स टू, या फिर अगर हम लोग एफिशिएंसी के टर्म में निकालेंगे वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा गाइस। एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट हो जाएगा। आउटपुट कितना है 7460 डिवाइड बाय इनपुट क्या रहेगा वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारे पास में 7.735 है, डायरेक्टली मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया, तो 7460 डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है हमारे पास में 400 मल्टीप्लाइड बाय करंट I। ठीक है, I का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास में नियरली इक्वल्स टू 25 एम्पियर। सिंपल है। ठीक है, अगर आप इसको एक ये करते हैं और 1/400 मतलब देखिए 1/4 मतलब कितना होता है 25 होता है। अगर आप अप्रोक्सीमेट लेके चलते हो उसको कैंसिल आउट करके तो 25 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी वैसे ही गिवन है, 35 नहीं है, 20 नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेके आप इजीली मार्क कर सकते हो, नॉट नेसेसरी आप उसको डिटेल में सॉल्व करो। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, हमें ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है आर्मेचर रिएक्शन इज अ डीमैग्नेटाइजिंग व्हेन द जनरेटिंग मशीन सप्लाइज 0 पावर फैक्टर लैगिंग करंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन में जो डीमैग्नेटाइजिंग रहता है, जब हमारा जनरेटिंग मशीन सप्लाई करता रहता है 0 पावर फैक्टर लैगिंग करंट के ऊपर, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास में आर्मेचर रिएक्शन इज अ मैग्नेटाइजिंग व्हेन अ जनरेटिंग मशीन सप्लाइज अ जीरो पावर फैक्टर लीडिंग करंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। एंड आर्मेचर रिएक्शन इज मोस्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दो इट हैज अ स्मॉल डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट व्हेन अ जनरेटिंग मशीन सप्लाइज अ यूनिटी पावर फैक्टर करंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं टेबल अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो टेबल मेंशन कर रहा हूँ इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये हम लोग टेबल की बात कर रहे थे। जनरली यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर लैग, जीरो पावर फैक्टर लीड, 0.8 लैग और 0.8 लीड पे जो सिंक्रोनस मशीन की और अल्टरनेटर की कंडीशन रहती है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें देख सकते हो इसी टेबल से हमें 3 क्वेश्चन इसी पेपर में पूछे गए। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या हमारा सिंक्रोनस मशीन जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे इसकी कंडीशन क्या रहती है, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है, ZPF लैग पे प्योरली मैग्नेटाइजिंग रहती है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, और अल्टरनेटर पे प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रहता है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको ऑलरेडी कलर मार्क करके रखा है सो दैट आप उसको इसी टेबल को ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है, एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन भी आता है, तो भी आप इस टेबल को याद करके इस क्वेश्चन को आपका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं रहता कि हमें सारी चीज़ें पता होने के बाद, पढ़ने के बाद हमें वो एग्जामिनेशन में याद है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी पीयर प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। उसके कारण हम लोग काफ़ी कबार चीज़ें भूल जाते हैं, हालांकि हमें सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें कन्फ्यूजन होता है। उसी के हम लोग इस टेबल के माध्यम से आपके क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। Which of the following laws state that the line integral of a magnetic field intensity around a closed path is equals to the total current linked by the counter, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is the internal inductance of a long cylindrical conductor of a radius r carrying a sinusoidal current I RMS value is given as 0.5 into 10 raised to power -7 Henry per meter, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। डैश इज अ हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर विद स्टेशनरी पोल्स एंड अ रोटेटिंग आर्मेचर, उसको हम लोग कहते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या है कि हमारा हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी पोल्स रहते हैं और रोटेटिंग आर्मेचर रहता है गाइस, ठीक है, सिंपल है। डीसी मशीन में हमारे पास स्टेशनरी पोल रहते हैं, ठीक है, और हमारे पास रोटेटिंग आर्मेचर रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the Pottier method of a voltage regulation, which of the following characteristics is or are determined by the conducting test on the machines running at a synchronous speed? इसमें से हम लोग कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। पोटियर ट्रायंगल मेथड से हम लोग, ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन पता करने की हमारे मेथोडोलॉजी है, उससे हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पता करते हैं। क्या हम लोग उससे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर देगा? नहीं गाइस, यही पे हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। आप देख सकते हो काफी बेसिक्स अगर आपको पता होते हैं व्हाट इज अ पोटियर मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, उसमें किसके लिए यूज किया जाता है, इसी पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग, इसमें से कौन सी मशीन इक्वलाइजर रिंग इस्तेमाल नहीं करते? तो ये रहेगा हमारे पास 4 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन, ठीक है, 4 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड मशीन, ड्यूप्लेक्स नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में हमारे पास में किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, और हमें सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में हमारा किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसको आपको थोड़ा सा डिटेल जो थ्योरी में लेके आऊँगा डेफिनेटली, अगर हमारा सेशन में होता है तो उस सेशन के अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोटर ऑफ अ हिस्टेरेसिस मोटर इज मेड ऑफ अ सिरेमिक परमानेंट मैग्नेट मटेरियल विच कॉजेज, रोटर जो रहता है हमारा हिस्टेरेसिस मोटर का वो बनाया जाता है सिरेमिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का। वो किसके कारण होता है, ठीक है, और उसका कारण क्या होता है, दैट मीन्स उसका इफेक्ट क्या होता है, विच कॉजेज बोला गया, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट होता है, उसके कारण हमारा कोई भी एडी करंट लॉसेस नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोला क्या गया है, द रोटर ऑफ अ हिस्टेरेसिस मोटर इज मेड अप ऑफ सिरेमिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल विच कॉजेज नो एडी करंट लॉसेस, ठीक है, एडी करंट लॉसेस आर द सर्कुलेटिंग करंट लॉसेस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A DC generator delivers a 30 ampere current to the load of at a 120 volt by consuming 4500 joules per second of a mechanical energy. Determine the efficiency of the generator. हमें जनरेटर की एफिशिएंसी पता करनी है, ठीक है, सिंपल है गाइस, ठीक है। मैकेनिकल पावर इनपुट कितना रहेगा हमारे पास में, जूल्स पर सेकंड, मतलब ये क्या होता है, वैट होता है, सिंपल है, मैंने आपको उसी दिन बताया था, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कितना हमारे पास में 120 वोल्ट इंटू हमारे पास में 30 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है। एफिशिएंसी कैसे होते हैं हमारे पास में, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है हमारे पास में 3600, ठीक है, 3600, और इनपुट कितना है हमारे पास में 4500,
ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 9 4 जा और 9 5 जा, ठीक है। 80% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग इंडक्शन मोटर लेट एनएस बी द सिंक्रोनस स्पीड और एन जो है हमारा रोटर स्पीड है। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट विल बी द रोटर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करने। हमें क्या पूछा गया है, रोटर का स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। तो ये होती है हमारे पास में एनएस प्लस एन अपॉन एनएस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी ए यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। एनएस प्लस एन अपॉन एनएस ये होता है हमारे पास रोटर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। इंपॉर्टेंट है गाइस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, 200 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाइज 20 एम्पियर एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस बीइंग 0.5 ohms इफ द मशीन इज ऑपरेटेड एज अ मोटर एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज विद द सेम आर्मेचर करंट, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ जनरेटर स्पीड एनजी टू द मोटर स्पीड एनएम, ठीक है। एनजी टू एनएम ये हमें रेशियो पता करना है गाइस, ठीक है। इसके लिए हम लोग ईजी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और ईबी वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ईजी का वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 200 प्लस 20 इंटू 0.5, ठीक है। 200 प्लस 20 इंटू 0.5 विच इज 210 वोल्ट, ये आएगा हमारा ईजी का वैल्यू। उसी तरीके से हमारे पास में ईबी बैक ईएमएफ किस तरह से निकाल पाएंगे, 200 माइनस 20 इंटू 0.5, ओके। वो रहेगा हमारे पास में 190 वोल्ट, ओके। 190 वोल्ट इसका वैल्यू रहेगा ईबी, ओके। ये हमने वैल्यूज निकाल लिए। अब देखिए जो रेशियो हमें पूछा गया एन एम बाय एन जी, या फिर हम लोग एन जी बाय एन एम निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो किस तरह से रहेगा, एन एम बाय एन जी इक्वल्स टू ई बी बाय ई जी इंटू 5 1 बाय 5 2, ठीक है। इक्वल रहेगा हमारे पास में 190 अपॉन 210, जिसका वैल्यू है 0.904, ओके। ये वैल्यू आ गया हमारा। तो इसी का इन्वर्ट क्या हो जाएगा हमारा, एन जी बाय एन एम, ठीक है। वो रहेगा हमारे पास 1.105। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसका इन्वर्ट निकाल सकते हैं या फिर 210 डिवाइड बाय 190, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड एज अ डबली एक्साइटेड मशीन बिकॉज। हम लोग सिंक्रोनस मशीन को डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं क्योंकि वो दोनों भी एज अ दैट मीन्स उसके जो दोनों भी रोटर और स्टेटर ये दोनों भी एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर आर एक्साइटेड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम साइज ऑफ अ जीआई अर्थ इलेक्ट्रोड टू बी यूज्ड एज अ अर्थ फॉर अ 15 HP मोटर। 15 हॉर्स पावर मोटर के लिए हम लोग जीआई अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज कितना होना चाहिए मिनिमम, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ये होना चाहिए 60 बाय 60 इंटू 6 mm। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है गाइस, ओके। Next question is, a rectangular iron core has a 3 coils as shown in the figure. The number of turns of the coils are Na is equals to 300, Nb is equals to 600 and Nc is equals to 600 and the respective currents are 1.5, 4 and 3 amperes. Find out the total magnetomotive force. MMF हमें टोटल पता करने हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो हमारे पास में तीन कॉइल्स हमने मान लो कि वाइंड करके रखे, ठीक है। तीन हमने कंडक्टर जो है इसके ऊपर वाउंड करके रखे, आई बी, ये हो गया आई बी और ये हो गया हमारे पास आई सी का, ओके। हमें क्या पूछेगा, टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, टोटल एमएमएफ हमें पता करने है। एमएमएफ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एन इंटू आई, कितने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाइड बाय हम लोग उसके करंट, ठीक है। तो एन ए का बताया गया है 300 टर्न है इसके ऊपर, ठीक है। एन बी के जो है हमारे पास में 600 टर्न है और एन सी के हमारे पास में 600 टर्न, ठीक है। सिमिलरली उसके जो करंट है, आई ए का जो करंट है वो हमारे पास 1.5 एम्पियर, ठीक है। आई बी का इसका हमारे पास में 4 एम्पियर, ठीक है। और आई सी का जो है हमारे पास में 3 एम्पियर हमारे पास करंट गिवन है। तो हम लोग 1.5 इंटू 300 अगर हम लोग करेंगे तो 400 आता है, ठीक है। देखिए और 300 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे 3 करते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास में, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 1800। और ये जो 600 आई बी का अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एमएमएफ हम लोग इसका निकालते हैं इस कॉइल के द्वारा फॉर्म हुआ हुआ, तो 600 इंटू 4 विच इज 2400 एम्पियर टन, ठीक है। ये हमारा इसका यूनिट रहता है एम्पियर टन, ठीक है। ये हो गया एम्पियर टन। अब इसमें कैच है, ठीक है, हम लोग तीनों का एडिशन करके इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब 1800 प्लस 2400 प्लस 400 इसका आंसर आप मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारा जो ये आया ये 450 एम्पियर टन
टर्न्स और हमारे पास में 2400 एम्पियर टर्न्स का जो है वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो कॉइल सी के द्वारा हमारे पास में एम्पियर टर्न आ रहा है, हम लोगों को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखने को। और ये हमारे कौन से रूल से हम लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग ये पता करेंगे। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल से हम लोग ये इसके नोटेशन देते हैं, तभी जाके हमारे पास में 400 प्लस हमारे पास 2400 माइनस हम लोग 1800 करते, तब जाके इसका टोटल एमएमएफ आता है। वो आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास में, द फील्ड कॉइल्स ऑफ अ 6 पोल डीसी जनरेटर ईच हैविंग अ 500 टर्न्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। व्हेन द फील्ड इज एक्साइटेड देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.02 वेबर पर पोल। इफ द फील्ड सर्किट इज ओपन in a 0.02 seconds and the residual magnetism is 0.002 वेबर पर पोल, कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड टर्मिनल। हमें क्या पूछा गया, एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड टर्मिनल्स। काफी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। ओके, अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, इसे हम लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स भी बताया गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी है हमारे पास में। ठीक है, और टोटल इनिशियल फ्लक्सेस भी हमारे पास में कितने हमारे पास पता है, तो हम लोग इससे रेसिडुअल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं और इनिशियल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। ओके, और उसका जो चेंज इन फ्लक्स रहेगा डी फाई, इससे हमें वो पता चलेगा। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल फ्लक्स से रेसिडुअल फ्लक्स का जो डिफरेंस रहेगा वो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और टाइम भी हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 0.02 सेकंड। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए ये हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हमारे पास 6 पोल्स है और हर एक पोल पे है 500 टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का जो वैल्यू रहेगा एन का 6 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 3000। ठीक है, ये 3000 हमारे पास में टर्न्स आ गया हमारे पास। अब देखिए टोटल इनिशियल फ्लक्स कितने हमारे पास में 6 इंटू यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन देयर इज अ फील्ड इज एक्साइटेड, तो हमारे पास में कितने पर पोल है, देखिए हर एक पोल पे 0.02 वेबर इनिशियल है, तो 6 इंटू 0.02, तो हम लोग हमारा जो वैल्यू आएगा 0.12 वेबर। ये आ गया हमारे पास में कौन से पोल, ये हमारे पास कौन सी फील्ड फ्लक्सेस आ गए, इनिशियल, या ये आ गया हमारे पास में इनिशियल फ्लक्सेस गई। तो अगर हमारे पास रेसिडुअल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है हमारे पास 0.002 वेबर पर पोल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 0.002, इसका जो वैल्यू बनेगा वो आएगा हमारे पास में 0.012। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनिशियल फ्लक्सेस और रेसिडुअल फ्लक्सेस का जो डिफरेंस आएगा, इसका ये रहेगा हमारे पास में चेंज इन फ्लक्स, वो रहेगा हमारे पास में 0.108 वेबर। ठीक है, यह हमारे पास आ गया। तो हमारे पास में टाइम भी बताया गया, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं एन डी फाई बाई डी टी। एन कितना हमारे पास है, ये आ गया 3000 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे डी फाई चेंज इन फ्लक्स कितना है 0.108 डिवाइड बाय टाइम कितना है 0.02। इसका जो वैल्यू आता है 16200 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, बेसिक फंडामेंटल ही क्वेश्चन था। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड लॉज आपको पता होना चाहिए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा रहता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इस बेसिक फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कि आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको जो इनिशियली बताया था ना आपको कि हमारे पास पोलर वैल्यूज बताएगी और पोलर टू रेक्टेंगुलर किस तरीके से कैलकुलेट करना रहता है। हमें आपको पूछा, यहाँ पे क्या पूछा गया, VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जनरली जो पोलर वैल्यूज रहती है, ठीक है, पोलर फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर में जो होता है हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली हो जाता है। तो आप इसके लिए एक होमवर्क के तरीके से आपको दे रहा हूँ, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज का करेक्ट आंसर मुझे मार्क करके बताइएगा। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर हालांकि बता देता हूँ, लेकिन आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोर टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, कोर टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस से रिलेटेड इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर इंटरमिटेंट सर्विस ओनली, यहीं पे हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस इज सुटेबल फॉर इंटरमिटेंट सर्विस, नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा गाइस। और ये काफ़ी लॉन्ग सर्विस के लिए हमारा ये यूज़ किया जाता है, कोर टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is the ratio of flux density produced in a material to the flux density produced in a vacuum by the same magnetizing force is known as a dash of the material। ठीक है, ये क्या रेशियो रहता है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन अ मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन अ वैक्यूम बाय द सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, ध्यान में रखना होगा।
देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंक्रोनस मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज नॉट मेड बाय द मोटर एसी इनपुट। एसी इनपुट के द्वारा इसमें से कौन से लॉसेस फीड नहीं किए जाते, तो ध्यान में रखना होगा रोटर कॉपर लॉसेस आर नॉट मेड बाय द मोटर एसी इनपुट। मतलब क्या बोला गया है कि जो कॉपर लॉसेस रहते हैं दोनों भी स्टेटर और फील्ड के, ठीक है, स्टेटर और फील्ड के, वो डिपेंड करते हैं हमारे लोड के ऊपर। ध्यान में रखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो उसके डीसी सोर्स के द्वारा फीड किए जाते हैं, नॉट बाय एसी इनपुट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सोचिएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा और थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द थर्मल पावर स्टेशन, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है, थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड इसमें से 3 स्टेटमेंट बताए गए और वो हमें करेक्ट है या नहीं हमें पता करना है। मैं आपको बताता हूँ, दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स। करेक्ट है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन करने का काम काफ़ी ज़्यादा हद से हमारा ये बढ़ जाता है। बेसिकली जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक और फ्यूम्स उससे निकलते हैं, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में पॉल्यूशन हो जाता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में, दे आर कॉस्टलियर इन रनिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। ये तो आपको पता होगा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट का जो हमारा रनिंग कॉस्ट है वो निग्लिजिबल है और काफ़ी नियर टू जीरो है। ठीक है, अगर हम लोग ऑक्सिलरीज को छोड़ देते तो हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ज़्यादा हमारा जो रनिंग कॉस्ट है इसका काफ़ी ज़्यादा है। दे रिक्वायर अ लार्ज स्पेस एज कम्पेयर टू द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड सेम कैपेसिटी ऑफ द जनरेशन। बोला क्या है, मतलब हमारे पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है विद द सेम कैपेसिटी ऑफ जनरेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ अगर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हमारे पास काफ़ी बड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, लैंड की रिक्वायरमेंट थी। हालांकि हम लोग काफ़ी कम जगह पे हमारे पास उतना ही हम लोग जनरेशन कोल पावर स्टेशन से हम लोग कर सकते थे। हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी हमारा करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ डैश इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, या क्या लिखते हैं हम लोग, VL इज इक्वल टू L di/dt। सिंपल है, इस कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज V0 अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। ये आपको होमवर्क की तरह से दे रहोगे, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसका आंसर हालांकि 24 वोल्ट है, लेकिन किस तरीके से आया मुझे डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा। सिंपल है, काफ़ी बेसिक्स है। एक नोड पे आप केसीएल लगा दीजिएगा, आप ऑलरेडी हिंट में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपको इसका वोल्टेज निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको छोटी छोटी प्रैक्टिस खुद से भी करनी चाहिए, डायरेक्टली स्किप मत कीजिएगा। रफ पेन एंड पेपर लेके वीडियो को अभी पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आर ट्रू और फॉल्स। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से रिलेटेड इसमें 2 स्टेटमेंट बताए गए, वो सही है या गलत है हमें क्वेश्चन में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, प्रोविजन ऑफ नेगेटिव बूस्टर इज एसेंशियल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेगेटिव बूस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, करेक्ट है। कम्युनिकेशन लाइन्स दैट रन्स पैरेलल टू द पावर सप्लाई लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एक्शन सफर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वो जो हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन्स रहती है, ठीक है, जो पैरेलली पावर सप्लाई लाइन्स के थ्रू रन होती है, ठीक है, वो सफर करती है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शंट टाइप ऑफ फॉल्ट। इसमें से कौन सा शंट टाइप ऑफ फॉल्ट नहीं है, ओपन कंडक्टर फॉल्ट है हमारा, शंट टाइप ऑफ फॉल्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 89, इन अ 3-phase सिस्टम 2 वाटमीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर द पावर इफ द वन ऑफ द वाटमीटर शोज अ नेगेटिव रीडिंग एंड अदर शोज अ पॉजिटिव रीडिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रीडिंग्स आर नॉट द सेम, देन व्हाट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ये मैंने आपको काफी बार बताया। इसमें जो रेंज करेगा पावर फैक्टर वो रहेगा हमारे पास 0 से लेकर 0.5 के बीच में, क्योंकि 2 वाटमीटर पावर मेजरमेंट ऑफ अ 3-phase पावर, उसके इसमें हमारे पास में अगर एक निगेटिव बता रहा है और दूसरा पॉजिटिव रीडिंग बता रहा है और जो मैग्नीट्यूड है रीडिंग का वो भी सेम नहीं है, तो ऐसे वो हमारा जो पावर फैक्टर रहेगा लोड का वो कितना रहेगा, वो रेंज करेगा 0.5 से लेके 0 के बीच में। आपको इसके लिए टेबल बता देता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको भी टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशंस बताई गई 4 अलग अलग, जब दोनों भी वाटमीटर सेम रीडिंग शो कर रहे होंगे, अगर एक वाटमीटर ट्वाइस ऑफ रीडिंग बता रहा होगा दूसरे से, एक वाटमीटर 0 रीड कर रहा होगा या फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारे पास में पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर कितना रहना चाहिए, ये इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, अगर आप टेबल ध्यान में रखते हो तो इस तरीके से कैसे भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज यूज्ड फॉर। एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम हमारे किसके लिए यूज किए जाते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। काफी सिंपल है। 3 फेज हमारे पास में आर वाई बी रहते हैं और एक रहता है हमारे पास न्यूट्रल। अगर आपके घर पे सप्लाई लेना होगा तो इसमें से तीनों में से कोई भी फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। Next question is, ignoring the effect of armature reaction, if excitation of a synchronous motor running with a constant load is increased, its torque angle must। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफ द एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद अ कांस्टेंट लोड इज इंक्रीज, इट्स टॉर्क एंगल मस्ट। ठीक है, उसका टॉर्क एंगल डिक्रीज होना चाहिए। अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट हम लोग इग्नोर करते हैं, नलीफाई करते हैं, तो हमारा जो एक्साइटेशन है सिंक्रोनस मोटर का कांस्टेंट लोड के साथ अगर जो रन हो रहा है वो इंक्रीज करा दिया तो उसका जो टॉर्क एंगल है वो डिक्रीज होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 92। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है। इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन सी। मैं बता देता हूँ कैसे। इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड एट अ हाई वोल्टेज डीसी फॉर अ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ये गलत है गाइस। हम लोग डीसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते। ये हमारा एक मेजर ड्रॉबैक होता है। ठीक है, और ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन और एसी ट्रांसमिशन जो है उससे रिलेटेड मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। Next question is, a 230 volt single phase domestic energy meter has a constant load of 4 ampere passing through it for 6 hours at a unity power factor. Next is, the meter disk makes a 2208 revolution during this period. What will be the energy consumed by the load if the meter disk completes 1240 revolution? ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट रहता है K, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? R डिवाइड बाई ई। अब ये R और E क्या है? R है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और E जो है हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ किलो वाट आवर। ठीक है, और ये होता है हमारे पास रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है हमारा रिवॉल्यूशन। तो हमारे पास में 6 घंटे के अंदर कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ वो हम लोग निकाल सकते हैं। वो हम लोग निकालेंगे 230 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 एम्पियर का उसने करंट लिया। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 6 आवर के लिए। और हमारे पास में पावर फैक्टर हम लोग 1 यूनिटी लिख सकते हैं। 1 ऑलरेडी बता गया। ठीक है, वो आएगा हमारे पास में 5520 वाट आवर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में रिवॉल्यूशन, फर्स्ट रिवॉल्यूशन है हमारे पास में 1240 रिवॉल्यूशन। तो हम लोग इसका एक रेशियो बना सकते हैं। अगर हमारे पास में देखिए के हमारे के पास एक फैक्टर है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो R1E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? R2E1। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं जो E2 का वैल्यू रहेगा गाइस। ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 1240। ठीक है, 1240। R1 का इनिशियल वैल्यू कितना है? 2208। ठीक है, हमारे पास में 1240 ये वैल्यू किसका है? ये हमारे पास में R2 का। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय E1 का वैल्यू कितना है? 5520 डिवाइड बाय हमारे पास में R1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। R1 का वैल्यू था 2208। इसका जो वैल्यू आता है वो रहेगा हमारे पास में 3100 वाट आवर। ठीक है, 3100 वाट आवर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 3.1 किलो वाट आवर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमने इसको किस तरीके से निकाला? यहाँ पे इन्होंने सीधा बताया था व्हाट विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड अगर मीटर डिस्क कंप्लीट करता है 1240 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियली कितना बोला था? तो मीटर डिस्क मिक्स 2208 रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा था वो? 220। तो हमें कितना पूछा गया? 1240 रिवॉल्यूशन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। सिंपल था, एक रेशियो बेस्ड। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी था। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी सिंपल है। इन अ डीसी मशीन लेट फाई बी द फ्लक्स पर पोल WM, दैट मींस ओमेगा m विल बी द आर्मेचर स्पीड इन द रेडियन पर सेकंड, NC विल बी द नंबर ऑफ कॉइल्स and number of turns in the armature and P will be the number of poles। हमें एवरेज कॉइल EMF कितना है इस मशीन में, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये रहेगा हमारे पास में EA इज इक्वल टू फाई ओमेगा m NC P डिवाइड बाय ओमेगा, ये आपको डिवाइडेड बाय पाई। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा m रहता है हमारे पास में, ओमेगा m का जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है हमारे पास में? 2πn/60। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग ये फॉर्मूला को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है तो मैं आपको बना के बता दूं। देखिए हमारे पास क्या है? EA। ठीक है, EA विल बी कुछ हम लोग क्या लिखते हैं? 5PZN/60A। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये बताया नहीं है तो A का हम लोग वैल्यू 1 ले सकते। तो EA का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 5PZN/60। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, ओमेगा m को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था 2πn/60। ओके,
तो एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन को हम लिख सकते हैं 30 ओमेगा एम अपॉन पाई, इसको भी लिख सकते हैं। जेड क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू एन सी, ठीक है, 2 इंटू एन सी। नंबर ऑफ कंडक्टर्स विल बी, कितने हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ कॉइल्स पर टर्न है, इसलिए 2 इंटू एन सी लिखना हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तीनों भी इक्वेशन से, ठीक है, ये तीनों भी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू आता है ये हमारे पास में आता है 5 ओमेगा एम एन सी पी डिवाइड बाई पाई, ठीक है। इसलिए आपको फंडामेंटल जरूरी है इसके अच्छी तरीके से पता होना, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको नहीं भी आता है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता है, ठीक है, इससे आप आसानी से 1 मिनट के अंदर इसको फॉर्म करके आप इसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ आई ऑफ टी इज इक्वल टू 50 cos ऑफ 100 पाई टी प्लस 10 डिग्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ साइनोसॉइडल करंट, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें पूछा गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। आई एम का वैल्यू जो है 50 है, 50 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 coils having a self inductance of 18 Henry and 2 Henry respectively are magnetically coupled and the mutual inductance between them is a 3 Henry. Find out the values of coefficient of coupling. Coefficient of coupling K का वैल्यू हमें पता क्या है, जिसका हमारा फॉर्मूला रहता है m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। m का वैल्यू कितना है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना कितना गिवन है 3 अपॉन कितना हो जाएगा, L1 का वैल्यू 18 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। 36 का जो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर रूट कितना रहता है गाइस, वो रहता है 6, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 0.5 इसका वैल्यू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। सबसे कम रेजिस्टिविटी इसमें से कौन से मटेरियल की है, आप देख सकते हो कार्बन, सिलिकॉन, पॉलीस्टीरीन और एल्यूमिनियम। आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का सबसे कम रेजिस्टिविटी है क्योंकि हमारा कंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है हमारा, कार्बन हमारा एक इंसुलेटर, हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीस्टीरीन भी हमारा एक इंसुलेटर रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर और उसका सबसे कम रेजिस्टिविटी रह सकता है, ठीक है। और अगर आपको रेजिस्टिविटी का इसका वैल्यू भी पूछा गया तो पता होना चाहिए 2.8 इंटू 10⁻⁻8 रहता है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इट एम्पलीफाइज द पावर, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या ये पावर को एम्पलीफाई करता है क्या, आप खुद सोच के देखिएगा, हालांकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या पावर को एम्पलीफाई करता है क्या नहीं, इसका मुझे जस्टिफिकेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आपको जैसा लगता है, आपका बेसिक, आपका जो बिना पढ़े आपका जो अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि एम्पलीफाई क्यों नहीं करता है पावर, ठीक है, क्यों ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हुआ, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस मे बी इग्नोर्ड विदाउट मच एरर इफ द लाइंस आर, ठीक है। हमारा जो इफेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटर का हम लोग इग्नोर कर सकते हैं विदाउट मच एरर, अगर हमारी लाइन जो है वो लेस दैन 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस है, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अगर हमारा लेस दैन 80 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए जो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस है वो लम्प्ड है, कंसीडर किया जाता है या फिर इग्नोर किया जाता है। ध्यान में रखने का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब हमारे जो रेंज रहती है वो रहती है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में, उस केस में हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज in a synchronous machine, the ratio of field current required to produce a rated voltage on an open circuit to the field current required to produce a rated armature current with a armature terminal shorted while the machine is mechanically run at a synchronous speed is termed as a, उसी को हम लोग कहते हैं गाइज शॉर्ट सर्किट रेशियो। सिंपली आपको क्या बताया गया, शॉर्ट सर्किट रेशियो का ही डेफिनेशन बताया गया और आपको क्वेश्चन में उसका आंसर आपको पूछा गया, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा फील्ड करंट लगता है हमारे पास में रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए टू द फील्ड करंट ऑफ रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे गाइस 100 क्वेश्चन जो एसएससी जेईई ने पूछे थे प्रीवियसली 2021 में। इसका शिफ्ट 1 का भी पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको आप जाके वॉच आउट कीजिएगा। एसएससी जेईई का आपका ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2022 के लिए, उसका आपको नॉन टेक्निकल के प्रिपरेशन के लिए जो आपको हमने कोर्स रिकमेंड किया उसको डेफिनेटली जाके ज्वाइन कीजिएगा। हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और टाइम टू टाइम हम लोग आपके लिए जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, दोनों भी सेशंस की लिंक आपको यहाँ पे क्लिक करके जाके उसको वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे।